अनिका को इतनी गहरी नींद में सोता हुआ देखकर कहता है मेरी नींद खराब करके और देखो खुद कितने आराम से सो रही है, और जाकर अनिका के पास बैठ जाता है और उसके फोरहेड पर किस करके उसके माथे से अपना माथा जोड़ लेता है और कहता है जानता हूँ नाराज हो, ये भी जानता हूँ कितनी जल्दी नहीं मानोगी, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयारी नहीं हो। अगर अभी मैं तुमसे कहूंगा कि मेरी शादी नहीं हुई है और वह सब कुछ एक फेक न्यूज थी तो तुम कभी भी मेरी बात को नहीं मानोगी। जब तक मैं फिर से तुम्हारा विश्वास नहीं जीत जाता तब तक मैं तुम्हें ये सच्चाई नहीं बताऊंगा। समय अनिका को अपनी बाहों में भरकर उसके पास लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे समय नींद के आगोश में चला जाता है। समय की नींद में जाते ही अनिका अपनी आंखें खोल लेती है और समय की तरफ देखकर कहती है इसका मतलब तुम्हारी शादी को सनाया से नहीं हुई थी, और मतलब आज तक मैं तुमसे जो नफरत कर रही थी वह बच्चे नहीं आता तुमसे भाग रही थी उसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन तुम्हें करूंगी क्योंकि तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है और आज तुमने जबरदस्ती मुझसे शादी की मेहंदी बिना मर्जी के। अगर मुझे मानना था तो मुझे मना कर शादी कर देना, मेरी शादी के सारे सपनों को तोड़कर रख दिया तुमने। अब तुम देखो मैं तुम्हें कितना परेशान करती हूँ, अब तुमसे बदला लेना तो बनता है। और समय के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों एक दूसरे को परेशान और सताने के बहाने ढूंढकर एक दूसरे के करीब भी सो जाते हैं। और आज पूरे 1 साल बाद उन दोनों को इतनी अच्छी नींद आई थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़पे थे और आज एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने के लिए एक दूसरे को ही नीचे दिखा रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अनिका की नींद पूरी समय उसके पास नहीं था, जब उनका उठकर बाहर आकर चारों तरफ देखती है तो पूरे घर में कोई भी नहीं था। इतने बड़े घर में अनिका अकेली थी, लेकिन अनिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक वह अकेली ही रही थी और अब उसे अकेलेपन से डर नहीं लगता था बल्कि अकेलापन उसे अपनी अच्छा लगता था। इसलिए वह वापस कमरे में आकर वॉशरूम में जाकर शावर लेती है और फिर तो लिया बात कर बाहर आती है। उसे घर में लगे हिडन कैमरास में समय अनिका को देख रहा था। समय को लगा था उनको अकेला देखकर उनका डर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और अनिका को ऐसे देखकर अब समय की हालत खराब हो रही थी। अनिका खुद को उसे टॉवल में लपेटकर नीचे आती है और किचन में जाकर अपने लिए पास्ता बनती है। जहां जहां अनिका जा रही थी समय की नजर उसके पीछे पीछे वही जा रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह अनिका से बहुत दूर था। अगर आता भी ना तभी वह उसके पास नहीं पहुंच सकता था। समय सुबह 5 बजे ही अपनी मीटिंग के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और वह अपना लैपटॉप अपने साथ ले गया था जिसमें उससे घर की सीसीटीवी फुटेज थी। अनिका डाइनिंग टेबल पर बैठी अपना पास्ता खा रही थी, तभी अचानक से थोड़ा सा पास्ता उसकी टॉवल पर गिर गया। वह उसे ट्रैवल को उठाकर खुद के वजूद से अलग करके टेबल पर रख देती है। वह बैठकर अपना पास्ता खाने लगती है। अनिका को बिना कपड़ों के ऐसी हालत में देखकर अब समय का सब्र जवाब दे गया था, इसीलिए वह खुद को वह सब देखने से रोक रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसे लैपटॉप स्क्रीन पर ही जाकर रख रही थी जिसमें उनका डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही बैठकर पास्ता खा रही थी। फिर वह वहां से उठकर उसे टॉवल को दूसरी साइड से खुद से लपेटकर कमरे में आ जाती है और आकर एक शर्ट पहन लेती है क्योंकि अभी भी उसके कपड़े वहां नहीं थे। ब्लैक कलर की शर्ट अनिका की मजबूत को बहुत ही उपहार कर दिखा रही थी क्योंकि अनिका उसे ब्लैक शर्ट में बहुत कयामत लग रही थी कि अब समय खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पा रहा था। समय जल्दी अपनी मीटिंग फिनिश करता है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन फिर भी समय को आते आते शाम हो गई थी। जब समय शाम को घर पहुंचता है तो देखा है घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, वहां कोई भी नहीं था। जब अपने कमरे में जाता है तो देखा है अनिका बेड पर सो रही थी और उसकी शर्ट उसके कमर से ऊपर थी। उसे इस हालत में देखकर समय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके ऊपर जाकर उसके फोटो को अपने कब्ज में ले लेता है। जब अनिका को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर वह अपनी आंखें खोलता है तो देखी है समय उसके ऊपर लेट उसके फोटो को चबा रहा था। अनिका अपने हाथों से समय को खुद के ऊपर से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन समय अब पूरी तरीके से अनिका में खो चुका था। अब वह किसी भी कीमत पर अनिका को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि आज सुबह से जो उनका की हरकतें थी उसने समय के अंदर के उसे राक्षस को जगा दिया था, अब जो अनिका का शिकार करके ही शांत होने वाला था। समय अनिका को नहीं छोड़ता और एक हाथ डालकर उसे शर्ट के सारे बच्चों को तोड़कर उसके वजूद से अलग करके फेंक देता है। वही अनिका अब बिना किसी कपड़े के बिना किसी पहन के समय के सामने थी। समय अनिका के ऊपर से खड़ा होकर अपने कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। अनिका का बेड पे से उठकर भागने की कोशिश करती है तो समय उसे पकड़कर जबरदस्ती बेड पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है सुबह से तुमने जो आज मेरे अंदर जताई है ना अब उसे बुझा होगी भी, तुम ही बीवी हो, मेरी फर्ज बनता है तुम्हें मुझे हर तरीके से सेटिस्फाइड करने का।
खुद को समय से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक वह समय को खुद से अलग नहीं कर पाई थी। वही समय अब पूरा भजन अनिका के ऊपर डाल देता है और अनेक अब समय के नीचे दब चुकी थी। समय अपने दोनों हाथों से अनिका के दोनों उभार को जोर जोर से मसल रहा था और उसी के साथ अनिका की सिसकी तेज होने लगते हैं, क्योंकि अनिका का सेंसिटिव पॉइंट ही उसके उभार सेंसिटिव पॉइंट था, जहां हाथ लगते ही वह अपना कंट्रोल खो देती थी और अब वह पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। अब सही गलत लड़ाई झगड़ा सब कुछ उसके दिमाग से निकल चुका था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, वह थी समय को पलीना, क्योंकि वह भी समय से काफी टाइम से दूर थी। समय धीरे धीरे अनिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन और क्लीवेज पर किस करने लगता है। उसके साथ ही वहां पर वह जोर से वाइट कर रहा था, जिससे लाल और नीले निशान उसके पूरे शरीर पर बनते जा रहे थे। तभी समय नीचे की शक्ल अनिका के एक उभार को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरे को हाथ से जोर से प्रेस करता है, जिससे अनिका का जोर से मौन करने लगती है और समय तिरछी स्माइल देकर उसे उभार को अपने दांतों से काट लेता है। अनिका की सीखने की आवाज उसे पूरे कमरे में पहुंचने लगती है। आज समय बिल्कुल जानवरों की तरह पेशावर था निकल के साथ, क्योंकि सुबह से अनिका को उसे हालत में देखकर समय खुद को कंट्रोल किए हुए था और अब वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसे अब अनिका चाहिए थी किसी भी कीमत पर। समय अपने पैरों से और अपने हाथों से अब उसके नाही और कमर के निचले हिस्से को सहलाने लगता है और अपने दांतों से अनिका के दोनों उभरे को काटने लगता है। अनिका पागल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था अब उसे समय के अलावा कोई चाहिए ही नहीं था। तभी समय एकदम से उसके अंदर समा जाता है और अनिका की एक चीख निकल जाती है, क्योंकि 1 साल से वह किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई थी और न ही उसने किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। वही अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर समय खुश हो जाता है, क्योंकि बस जान गया था अनिका को छूने वाला समय इकलौता इंसान था। अनिका को छूने वाला सिर्फ एकमात्र इंसान समय था, इसीलिए समय पूरे जोश में अनिका के साथ अपने हदें पार करने लगता है। वह पागल हो गया था अनिका को पाकर। 1 साल की तड़प, 1 साल की जीत, सब कुछ हाथ में अनिका पर निकलने वाला था, क्योंकि अनिका के हाथ समय के बालों में फंसे हुए थे और समय पूरी तरीका से अनिका में खोया हुआ था। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे। इस वक्त दोनों अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी नफरत सब कुछ भूल चुके थे और एक दूसरे को कर लेना चाहते थे। दूसरी तरफ राजेंद्र जी होटल में बैठे नैन्सी से मीटिंग कर रहे थे। नैन्सी ने बता दिया था कि उसकी मैम को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए वह मीटिंग करने वाली है और नैन्सी को राजेंद्र जी का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, इसीलिए वह प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और कल सुबह राजेंद्र जी को ऑफिस बुला लेती है। दूसरी तरफ राहुल भी अनिका को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में अनिका चाहिए थी, इसलिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया था इनका को ढूंढने के लिए। लेकिन अब तक को अनिका के बारे में कोई भी बात पता नहीं कर पाया था। अनिका का पता लगाते लगाते राहुल मुक्ति पर हानि नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से मुक्ति का रिलेशन उसके ही सेक्रेटरी के साथ हो गया था, क्योंकि मूर्ति को फिजिकल नीड से, और जिसे वह अब अपने सेक्रेटरी के साथ मिलकर पूरा करती थी, क्योंकि वह सेक्रेटरी दिन रात उसके साथ रहता था और वह मुक्ति से सिर्फ अपनी नीड्स पूरी कर रहा था, क्योंकि वह जानता था मुक्ति जैसी लड़की कभी किसी की नहीं हो सकती। इसलिए जब मुक्ति को उसकी जरूरत होती तो मृत्यु से बुला लेती, जब उसे मुक्ति की जरूरत होती है। दोनों का फिजिकल रिलेशन ऐसे ही चल रहा था, जिस बात से राहुल अभी तक अनजान था कि उसकी बीवी किसी और के साथ अपनी नीड्स को पूरा कर रही है। वही एक हवेली में एक लड़का छत पर खड़ा हुआ था। उसे लड़के की हाइट 6 फीट 2 इंच थी और उसकी आंखें काली गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे आंखों में कई राज दफन है और वह शर्टलेस खड़ा होकर अपने बॉडीगार्ड को कुछ समझ रहा था। तभी एक आदमी जाकर सर छुआकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हुकुम, हमें पता चल गया है कि वह कौन थी जिन्होंने उसे रात आपकी जान बचाई थी। वह लड़का पलटकर उसे आदमी की तरफ देखा है तो वह आदमी कहता है, हुकुम, उनका नाम अनिका है, वह एक इंडस्ट्रीज की मालकिन है और उसे रात आपकी जान बचाने वाली और आपको हॉस्पिटल पहुंचकर आपको ब्लड देने वाली वही थी। तभी उसे लड़के की आंखों में आई वह चमक देखकर पर लड़का अपनी गर्दन नीचे झुकाकर कहता है, लेकिन सर, वह 2 दिन से लापता है, किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता कि अचानक वह कहां गायब हो गई और उनकी फैक्ट्री। नैन्सी बहुत परेशान है, क्योंकि उसे अब तक अपनी बस का कोई पता नहीं चल पाया है। वह लड़का उसे आदमी की तरफ देखा है और कहता है, पता करो कि वह कहां है, वह किसने उनके साथ ही हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि आपको हमारी है और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। उसे वक्त हमारी जान बचाई थी जब हमारे घर के आदमी हमारी जान नहीं बचा पाए थे और उन्होंने हमें दिया था और हमारे माँ बाप का बेटा लौट आया था और राजस्थान को। मुझे पता कीजिए उनके बारे में, वह कहाँ है, कैसी है, और एक बात, हमें उनके बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी चाहिए।
बाद में सर झुकाकर कहता है, जो हम आपको सारी जानकारी इकट्ठा करके देते हैं। तभी बाद में वहां से चला जाता है। वह लड़का उसे आसमान को देखकर कहता है, हमने कहा था ना, हम बहुत ज्यादा नाम पता था और नहीं आपका चेहरा याद के बारे में जानकारी इकट्ठा करें आपकी और हमारी मुलाकात, क्योंकि सूर्यांश राणा अपनों को कभी खुशी नहीं करता और फिर भी हमने आपसे एक रिश्ता बांध लिया है और वह रिश्ता है मोहब्बत का, इसीलिए अब आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आपका हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और हमारे साथ राजस्थान पीहू कुमरानी साहनी की आप हमने आपके अंदर बहुत तेज देखा है, जो कभी हमारी दादी के अंदर हुआ करता था। इकलौती इंसान है जो हमारे कहीं बाहर जाने पर भी हमारे राजस्थान की रक्षा कर सकती है, इसीलिए अब आपको किसी भी कीमत पर हमारी जिंदगी में शामिल होना होगा, क्योंकि सूर्यांश राणा की नजर आप पर पड़ चुकी है और अब आपको हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। सूर्यांश राणा राजस्थान के हुकुमसा और राणा इंडस्ट्रीज के मालिक, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है और आज तक कोई नहीं जानता है कि राणा इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, कैसा दिखता है, क्योंकि आज तक सूर्यांश ना तो मीडिया के सामने आया था और ना ही किसी सेरेमनी में गया था। वह वहां हमेशा अपने छोटे भाई को भेज करता था और उसे रात जब वह अकेला कहीं जा रहा था तब उसके दुश्मनों ने उसे पर हमला किया, जहां अनिका ने उसकी जान बचाई थी। अस्पताल पहुंचा, 2 दिन उसके साथ ही उससे ब्लड दिया, फिर वापस देहरादून आ गई क्योंकि वह राजस्थान किसी मीटिंग के सिलसिले में गई हुई थी। आप हमारी है और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। उसे वक्त हमारी जान बचाई थी जब हमारे घर के आदमी हमारी जान नहीं बचा पाए थे और उन्होंने हमें दिया था और हमारे माँ बाप का बेटा लौट आया था। और राजस्थान को मुझे पता कीजिए उनके बारे में, वह कहाँ है, कैसी है, और एक बात, हमें उनके बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। बाद में सर झुकाकर कहता है, जो हम आपको सारी जानकारी इकट्ठा करके देते हैं। तभी बाद में वहां से चला जाता है। वह लड़का उसे आसमान को देखकर कहता है, हमने कहा था ना, हम बहुत ज्यादा नाम पता था और नहीं आपका चेहरा याद के बारे में जानकारी इकट्ठा करें आपकी और हमारी मुलाकात, क्योंकि सूर्यांश राणा अपनों को कभी खुशी नहीं करता और फिर भी हमने आपसे एक रिश्ता बांध लिया है और वह रिश्ता है मोहब्बत का, इसीलिए अब आपको हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आपका हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और हमारे साथ राजस्थान पीहू कुमरानी साहनी की आप हमने आपके अंदर बहुत तेज देखा है, जो कभी हमारी दादी के अंदर हुआ करता था। इकलौती इंसान है जो हमारे कहीं बाहर जाने पर भी हमारे राजस्थान की रक्षा कर सकती है, इसीलिए अब आपको किसी भी कीमत पर हमारी जिंदगी में शामिल होना होगा, क्योंकि सूर्यांश राणा की नजर आप पर पड़ चुकी है और अब आपको हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। सूर्यांश राणा राजस्थान के हुकुमसा और राणा इंडस्ट्रीज के मालिक, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है और आज तक कोई नहीं जानता है कि राणा इंडस्ट्रीज का मालिक कौन है, कैसा दिखता है, क्योंकि आज तक सूर्यांश ना तो मीडिया के सामने आया था और ना ही किसी सेरेमनी में गया था। वह वहां हमेशा अपने छोटे भाई को भेज करता था और उसे रात जब वह अकेला कहीं जा रहा था तब उसके दुश्मनों ने उसे पर हमला किया, जहां अनिका ने उसकी जान बचाई थी। अस्पताल पहुंचा, 2 दिन उसके साथ ही उससे ब्लड दिया, फिर वापस देहरादून आ गई क्योंकि वह राजस्थान किसी मीटिंग के सिलसिले में गई हुई थी। जब से सूर्यांश अनिका को ढूंढ रहा था उसके पास अनिका की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे अभी तक अनिका के बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन अब उसने पता लगा लिया था, इसलिए वह जल्द से जल्द अनिका को राजस्थान लाना चाहता था और उसके लिए उसने जो प्रोजेक्ट अनिका की कंपनी को देने के लिए कहा था, जिसकी मीटिंग कल होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ समय और आने का अभी भी एक दूसरे से लिपटकर सोए हुए थे, तभी समय का फोन बजने लगता है। समय उठकर टाइम देखा है तो सुबह के 10 बजे बज रहे थे। समय फोन उठाता है तो सामने से समय के सेक्रेटरी की आवाज आती है। समय की सेक्रेटरी नैन्सी उनसे बात करना चाहती है, बहुत जरूरी काम है। समय हाँ करके कॉल कट कर देता है और अनिका को जगाकर कहता है, नैन्सी तुमसे बात करना चाहती है। नैन्सी का नाम सुनकर अनिका उठकर बैठ जाती है। समय कमरे में जाकर ड्रॉर में से अनिका का फोन निकालकर अनिका के हाथ में थमा देता है और कहता है, विश्वास कर रहा हूँ, तोड़ना मत, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें सारा सच पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अब हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हुई है और मैं नहीं चाहता अब किसी की भी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार आए। अनिका समय की गाल पर किस करके कहती है, कभी नहीं होगा और मैं कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ अगर बिजनेस ट्रिप हुई या बिजनेस मीटिंग हुई तो मुझे जाना पड़ेगा। समय अनिका के माथे को चुनकर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं अनिका समय की शर्ट पहनकर नैन्सी को कॉल लगा देती है। नैन्सी फोन उठाकर कहती है, मैं आप कहाँ थी, 3 दिन हो गए आप ऑफिस नहीं आए, ना आप फोन अटेंड कर रही हो ना कोई ईमेल का जवाब दे रही हो। आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी कंपनी, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी राणा इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम करना चाहती है। आपको पता है मैं जो इंसान एक बार राणा इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ जाता है उसकी किस्मत अपने आप चमक जाती है, और आज उन्होंने हमें मीटिंग के लिए राजस्थान बुलाया है। उनके किसी पर्सनल इशू की वजह से वह मुंबई नहीं आ सकते हैं। मैं प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए।
अनिका क्या जवाब दूं, तुम मुझे बोलने का कोई मौका दोगी तब तो मैं कोई जवाब दूंगी ना। तुम जब से नॉनस्टॉप बोला ही जा रही हो, बोल ही जा रही हो। हाँ, मैं 3 दिन की छुट्टी पर थी क्योंकि मैं शादी कर ली है और मैं 3 दिन से अपने हस्बैंड के साथ वक्त बिता रही थी। इसमें तुम्हें कोई परेशानी है? नैन्सी का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। वह कहती है, मैं अपने शादी कर लिया, बताया भी नहीं आपने तो, हमें पार्टी भी नहीं दी। अनिका, पार्टी तो मैं तुम्हें अभी भी दे सकती हूँ, लेकिन पहले काम की बात करते हैं। लेकिन राणा इंडस्ट्रीज हमारी कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, पता किया तुमने? नहीं, मैं हमने जो प्रेजेंटेशन उन्हें भेजी थी और जो इतिहास भेजे थे वह उन्हें बहुत पसंद आए। बस इसी की बेसिस पर वह हमसे मीटिंग करना चाहते हैं और इस मीटिंग में हर कोई इंसान, पूरी दुनिया का बिजनेसमैन शामिल होगा और उन्हें जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट लगेगी वह उसी को ये प्रोजेक्ट देंगे। लेकिन मैं अगर यह प्रोजेक्ट हम साइन करते हैं तो हमें 6 महीने तक राजस्थान में रहना होगा। यह उनकी पहली शर्त है कि जो भी कंपनी अगर यहां आकर इस मीटिंग में शामिल होना चाहती है तो उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि जिस भी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसे 6 महीने राजस्थान में ही रहना होगा। अनिका, ठीक है, निकलना कब है? मैं आज शाम को। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम सारी फाइल्स वगैरह सब कुछ पैक कर लो। तुम्हें मेरे साथ चलोगी राजस्थान और मैं भी अपना सारा सामान पैक कर लेती हूँ। और हाँ, मेरे घर जाकर सारा कपड़े वगैरह पैक कर देना। मैं शाम को तुम्हें सीधा एयरपोर्ट पर मिलेगी। और हाँ, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। ठीक है नैन्सी, ओके मैम। तभी समय वॉशरूम से बाहर आता है तो अनिका बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। समय उसकी तरफ देखा है और कहता है, क्या हुआ है? आने का कुछ नहीं, मुझे राजस्थान जाना होगा, मेरी एक मीटिंग है कल। और अगर यह प्रोजेक्ट मुझे मिलता है तो मुझे 6 महीने राजस्थान में ही रहकर काम करना होगा क्योंकि यह राणा इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट है। समय अनिका के चेहरे को अपने हाथ में भर लेता है और कहता है, राणा इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के साथ काम करना हर किसी का सपना होता है। और अगर तुम्हें अपना सपना साकार करने का मौका मिल रहा है तो तुम करो। और रही 6 महीने राजस्थान में रहने की बात, तो मैं भी आ जाया करूंगा। वैसे भी सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ रहता है तो मैं फ्राइडे नाइट में तुम्हारे पास सैटरडे संडे साथ में रहेंगे। मंडे को फिर मैं वापस आ जाऊंगा और जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुंबई आ जाना। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ भी रहेंगे और तुम्हारा एक फेमस बिजनेस वूमेन बनने का सपना भी सच हो जाएगा। अनिका समय के गले में अपनी बहन डाल देती है और कहती है, वह तो ठीक है समय, पर मैं भी नहीं जाना चाहती। पता नहीं मुझे क्यों एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि कुछ होने वाला है जो हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। समय अनिका के माथे को चुनकर कहता है, पागल, ज्यादा सोच रही हो, कुछ भी नहीं है। अनिका, हम 1 साल बाद मिले हैं समय, और 1 साल में सिर्फ हम 3 दिन साथ रह पाए हैं और अब मैं दूर चली जाऊंगी। वहां पर मुझे कब टाइम मिलता है कब नहीं मिलता कुछ समझ नहीं आ रहा। समय, कोई बात नहीं, मैं भी आ जाया करूंगा ना। तुमसे मिलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो आने का समय से कहती है, लेकिन आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, हम दोनों एक साथ अकेले। तुम ऐसा करो, सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दो और शाम को 10 बजे मेरी फ्लाइट है तो हम 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। समय अनिका को आराम से अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं भी ऑफिस नहीं जाता, लेकिन तुम इतना परेशान मत हो और ना इतना बेचैन हो, कुछ नहीं होगा। समय और अनिका हमेशा साथ रहेंगे और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। अनिका समय से कहती है, मैं शावर लेकर आता हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। समय, ओके जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। अनिका ओके बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। वही समय नीचे जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। अनिका जब शावर लेकर कपड़े देती है तो वह आज भी कपड़े लाना भूल गई थी। वह अपने माथे को सहलाकर कहती है, पता नहीं मैं कहाँ खोई रहती हूँ। अनिका टॉवल लपेटकर बाहर आती है और आकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी पीछे से किसी की गर्म सांसें अनिका को अपने कंधे पर महसूस होती हैं और उसे क्षण को देखकर अनिका समझ जाती है कि वह कोई और नहीं समय है। समय उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डालकर अनिका की पीठ और कंधे को धीरे धीरे चूम रहा था। अनिका उसे खुद से दूर करके कहती है, मुझे पेट भर लेने दो, उसके बाद करते हैं ना जो तुम चाहते हो। समय, लेकिन मेरा पेट तो तुम्हें खाकर भरेगा, मुझे तो खाना नहीं खाना। अनिका, तुम्हारा पेट तो मुझे खाकर बच जाएगा। समय, लेकिन मेरा पेट तो खाना खाकर भरेगा, तो प्लीज पहले मुझे खाना खाने दो। और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगती है। वही अनिका जानबूझकर इस तरह बैठी थी तो उसे देखकर समय की हालत वक्त बीतने के साथ खराब होती जा रही थी। वही उनका जानबूझकर खाना बार बार अपने होठों पर लगा रही थी और समय अपना टक्कर तक रहा था क्योंकि वह अभी उसे परेशान नहीं करना चाहता था। तब अनिका अपने होठों पर जीभ खेलने लगते हैं जिसकी वजह से समय एकदम से अनिका के करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों के बीच में दबाकर चमन लगता है। समय पूरी तरीके से पागल हो चुका था। ऊपर से समय के दिमाग में ये चल रहा था कि शाम को अनिका उससे दूर चली जाएगी, फिर वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन उससे मिल पाएगा। वहीं दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को तुम और काट रहे थे। वहीं खाने के रख खाली बर्तन वही फर्श पर इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन इन दोनों को इस चीज का कोई होश नहीं था। वह दोनों तो एक दूसरे में इस तरह खो चुके थे जैसे आप एक दूसरे से बाहर निकालेंगे ही नहीं।
समय अनिका को उठाकर वहीं टेबल पर बिठा देता है और उसके टॉवल को खोलकर नीचे फेंक देता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर काटने लगता है। अनिका भी समय के काटने से अपने हाथ पैरों को जोर जोर से हिला रही थी और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज निकल रही थी। उन आवाजों को सुनकर समय और ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। समय अचानक से अनिका के कमर के निचले हिस्से को काट लेता है, जैसे अनिका की एक सिसकी निकल जाती है, जिसे सुनकर अब समय अपनी ऊपर अपना कंट्रोल खोकर अपने कपड़े निकालकर उनका के ऊपर आ जाता है। उनका टेबल पर लेटी हुई थी और समय नीचे खड़ा हुआ था। समय अचानक से अनिका के अंदर समा जाता है और अनिका की आंखें दर्द की वजह से बंद हो जाती है। अनिका की आंखों से आंसू उसके बालों में जा रहे थे। वही समय अपनी रफ्तार से अनिका के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका था। कमरे की ऐसी कोई जगह नहीं रही थी जहां आज समय ने अनिका को प्यार ना किया हो। उसने कमरे के हर एक हिस्से में अनिका के वजूद को शामिल कर दिया था कि अनिका के न होने पर वह अनिका को हर पल अपने पास महसूस कर सकता था। दोनों पागलों की तरह पूरे दिन एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाते रहते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और अभी भी समय और उनका एक दूसरे के साथ इस तरह अपनी मोहब्बत में खोए हुए थे। तभी अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका उसे नंबर को देखते हैं तो वह नैन्सी का था। उनका समय को अपने ऊपर से उठने का इशारा करती है, लेकिन समय एक बार फिर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे करते करते 8 बज चुके थे, लेकिन समय में अनिका को छोड़ नहीं था। वही दूसरी तरफ नैन्सी अनिका को फोन कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनका फोन ही नहीं उठा रही थी। अनिका समय के काम में रहती है। मेरे जाने का वक्त हो गया है, समय प्लीज छोड़ दो। समय न चाहते हुए अनिका के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका समय के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। समय के सीने पर अपना चेहरा रखकर रहती है, अगर आप किस तरह करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी। वह सिर्फ एक बिजनेस डील है, जरूरी नहीं कि वह प्रोजेक्ट मुझे ही मिल जाए, हो सकता किसी और कंपनी को मिल जाए तो मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, और वैसे भी मैं सिर्फ मीटिंग के लिए जा रही हूँ, बिजनेस ट्रिप पर बस आने नहीं जा रही। समय एक झटके में अनिका को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, आज तो ये बात कह दी, कभी मत कहना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, ना मेरे जीते जी और ना मेरे मरने के बाद। फिर अनिका को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। दोनों साथ में शावर लेकर तैयार होकर घर के बाहर आते हैं, क्योंकि 9 बजे चुके थे और 10 बजे अनिका की फ्लाइट थी। दोनों लोग गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों की गाड़ी 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। जब उनका बाहर निकाल कर देती है तो नैन्सी नहीं खड़ी, चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनिका जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनिका को देखकर अब जाकर नैन्सी को तसल्ली हुई थी, वरना उसे लगा था कि उसकी में आ जाएंगे ही नहीं। वही अनिका के साथ समय को देखकर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता तो अनिका नैन्सी से कहती है, ये समय मल्होत्रा मेरे हस्बैंड, और समय ये नैन्सी है मेरी दोस्त, मेरी असिस्टेंट, मेरे दुख और सुख की साथी और मेरे स्ट्रगल की दोस्त। अनिका की आंखों से आंसू उसके बालों में जा रहे थे। वही समय अपनी रफ्तार से अनिका के साथ अपनी मोहब्बत की दुनिया में पूरी तरह से खो चुका था। कमरे की ऐसी कोई जगह नहीं रही थी जहां आज समय ने अनिका को प्यार ना किया हो। उसने कमरे के हर एक हिस्से में अनिका के वजूद को शामिल कर दिया था कि अनिका के न होने पर वह अनिका को हर पल अपने पास महसूस कर सकता था। दोनों पागलों की तरह पूरे दिन एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलवाते रहते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और अभी भी समय और उनका एक दूसरे के साथ इस तरह अपनी मोहब्बत में खोए हुए थे। तभी अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका उसे नंबर को देखते हैं तो वह नैन्सी का था। उनका समय को अपने ऊपर से उठने का इशारा करती है, लेकिन समय एक बार फिर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसे करते करते 8 बज चुके थे, लेकिन समय में अनिका को छोड़ नहीं था। वही दूसरी तरफ नैन्सी अनिका को फोन कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन उनका फोन ही नहीं उठा रही थी। अनिका समय के काम में रहती है। मेरे जाने का वक्त हो गया है, समय प्लीज छोड़ दो। समय न चाहते हुए अनिका के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका समय के चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। समय के सीने पर अपना चेहरा रखकर रहती है, अगर आप किस तरह करोगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी। वह सिर्फ एक बिजनेस डील है, जरूरी नहीं कि वह प्रोजेक्ट मुझे ही मिल जाए, हो सकता किसी और कंपनी को मिल जाए तो मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, और वैसे भी मैं सिर्फ मीटिंग के लिए जा रही हूँ, बिजनेस ट्रिप पर बस आने नहीं जा रही। समय एक झटके में अनिका को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, आज तो ये बात कह दी, कभी मत कहना, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, ना मेरे जीते जी और ना मेरे मरने के बाद। फिर अनिका को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। दोनों साथ में शावर लेकर तैयार होकर घर के बाहर आते हैं, क्योंकि 9 बजे चुके थे और 10 बजे अनिका की फ्लाइट थी। दोनों लोग गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं।
दोनों की गाड़ी 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। जब उनका बाहर निकाल कर देती है तो नैन्सी नहीं खड़ी, चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अनिका जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अनिका को देखकर अब जाकर नैन्सी को तसल्ली हुई थी, वरना उसे लगा था कि उसकी में आ जाएंगे ही नहीं। वही अनिका के साथ समय को देखकर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता तो अनिका नैन्सी से कहती है, ये समय मल्होत्रा मेरे हस्बैंड और समय ये नैन्सी है मेरी दोस्त, मेरी असिस्टेंट, मेरे दुख और सुख की साथी और मेरे स्ट्रगल की दोस्त। समय नैन्सी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, नैन्सी मैं अपनी अनिका को आपको सौंप रहा हूं, उसका ख्याल रखना और हर वक्त सही की तरह उसके साथ रहना। वह अपना ख्याल रखने में थोड़ा कच्ची है तो प्लीज आप उसका ख्याल रखेंगे और अगर यह आपकी बात नहीं मानती है तो आप मुझे कॉल कर देगा, यह मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। भाई नैन्सी और समय की बातें सुनकर अनिका समय को गुस्से में देखने लगती है। वही समय अनिका को इग्नोर करके नैन्सी से कहता है, तो मेरी बहन की तरह हो और अपना भी ख्याल रखना, ठीक है। समय की यह बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही वह दोनों एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है तो समय अनिका का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब खींचकर गले लगाकर उसके माथे को चुनकर कहता है, ख्याल रखना बीवी, और सैटरडे को तो मैं ही जाऊंगा तुम्हारे पास। ओके, लव यू जान, आई लव यू टू। समय अनिका वहां से अंदर चली जाती है। समय तब तक अनिका को देखता रहता है जब तक अनिका का फ्लाइट वहां से निकल नहीं जाती। उसके बाद समय वहां से सीधा ऑफिस चला जाता है क्योंकि अब उसका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उससे घर में अब उसकी अनिका जो नहीं थी। वही 4 घंटे बाद अनिका की फ्लाइट राजस्थान लैंड करती है। अनअकाउंटेंसी दोनों बाहर निकाल कर आती हैं, तभी अनेको नैन्सी को ढेर सारे बॉडीगार्ड कर लेते हैं। उनका हैरानी से नैन्सी की तरफ देखती है तो नैन्सी रहती है, ये सब समय सर ने किया है। आने का कुछ नहीं रहती क्योंकि बस जानती थी समय उसे लेकर कितना पजेसिव है, ये बताने का बहुत अच्छे से जानती थी। वहीं 2 लड़कियों के पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर सबकी नजर उसी तरफ चली जाती है। वहीं एक आदमी अनिका के आने के बाद सीधा फोन करता कहता है, हुकुम मैडम आ चुकी है और उनके साथ ढेर सारे बॉडीगार्ड्स भी हैं और एक लड़की भी है। सूर्यांश कहता है, सूर्यांश राणा की मोहब्बत है, कमजोर तो हो ही नहीं सकती और हाँ सही सलामत उन्हें हमारे होटल तक पहुंचा देना, क्योंकि अभी हम उनके सामने आएंगे तो वो 1000 तरह के सवाल करेंगे हमसे और अभी हम उन्हें राणा महल में भी नहीं रख सकते। तभी अनिका के सामने एक ड्राइवर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैडम सर ने गाड़ी भेजी है और सर ने अपने सारे बिजनेसमैन का रहने का इंतजाम अपने अलग अलग फ्लैट में किया है तो आपको होटल चेकआउट करने की जरूरत नहीं है। अनिका ड्राइवर को देखकर ज्यादा कुछ नहीं सोचती और उसके साथ चली जाती है। जब वह फ्लैट पर पहुंचती है तो वह फ्लैट पार्क में बहुत खूबसूरत था। उसने आज तक इतना खूबसूरत फ्लैट नहीं देखा था, कोई चारों तरफ हरियाली और उसका कमरा तो इतना ब्यूटीफुल था कि अनिका मुस्कुराए जा रही थी। तभी अचानक से निकाह का फोन बजने लगता है। अनिका प्लेस हो रहे नाम को देखकर मुस्कुराने लगती है और सीधा वहां से अपने कमरे में चली जाती है और समय का कॉल अटेंड कर लेती है। अनिका, आप क्या मेरे यहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहे थे? अभी तक सोए नहीं आप? आपको पता है ना कितना टाइम हो रहा है? समय तुम्हारे बिन नींद आएगी मुझे, मेरी माँ है, मेरा बिस्तर सब कुछ तो खाली है, तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा है कि तुम अपने साथ साथ मेरी नींद, मेरा सुख, मेरा चैन सब कुछ अपने साथ ले गई हो। उनका बेड पर लेट जाती और कहती है, आपको पता है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, राजस्थान में बहुत गर्मी है। समय वीडियो कॉल करो मैं भी देखूं तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है। अनिका अपने कमरे के गेट को लॉक करके समय को वीडियो कॉल लगा देती है और सामने स्टैंड पर लगाकर एक एक करके अपने सारे कपड़े निकलने लगती है। वही अनिका की हरकत देखकर समय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। समय अनिका से कहता है, देखो तुम आज से खेल रही हो, तुम जानती हो ना मुझे, फिर चाहे बिजनेस किया पहाड़ में, मैं अभी के अभी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम हफ्ते भर तक बिस्तर से कुछ नहीं पाओगी। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सजा देने या मेरे साथ कुछ करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और नहीं तो ऐसी तड़पते रहो। अपने सारे कपड़े निकालकर अनिका बेड पर लेट जाती है। अनिका को इस तरह देखकर समय की हालत खराब हो चुकी थी, समय के शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी। समय अनिका से कहता है, देख लो अगर अपनी पर आ गया ना तो मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा कि शादी के 2 महीने में तो माँ बन जाओगी। फिर मुझसे मत कहना कि शादी की इतनी जल्दी, तुमने मुझे मन बना दिया। समय की बातें सुनकर अनिका हंसने लगती है और कहती है, बातें हवा में ना करिए मल्होत्रा साहब। अनिका का खुद का इस तरह मजाक बना था देख समय को गुस्सा आ जाता है और वह अपना फोन स्विच ऑफ करके रख लेता है। वही अनिका मुस्कुराने लगती है और जाकर शावर लेकर नाइट कपड़े पहनकर सो जाती है क्योंकि उसे कल 11 बजे मीटिंग में पहुंचना था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यांश राणा महल के टेरेस पर खड़ा था और उसके पीछे उसके आदमी खड़े उससे आज की अपडेट दे रहे थे। जैसे ये निकालना राजस्थान में इंटर किया उनका की लाइफ होते समय के आगे चल रही थी। उसका आना, उसका एटीट्यूड, उसकी चाल सब कुछ सूर्यांश को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और सूर्यांश पागल होता जा रहा था अनिका के लिए। वह अनिका के चेहरे पर उंगली करते हुए कहता है, कल आपसे मुलाकात होगी और अब आप राजस्थान से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि अब कैदी बन गई है आप हमारी।
सूर्यांश पागलों की तरह अनिका की वीडियो पर आपके रहा था, वही उसके पीछे खड़े उसके सारे आदमी सर झुकाकर खड़े थे, क्योंकि वह जानते थे सूर्यांश को एक बार जो इंसान पसंद आ गया उसे वह किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में शामिल करके रहता था, चाहे उसके लिए कितना भी गलत काम क्यों न करना पड़े उसे। और अब अनिका सूर्यांश की नजरों में आ चुकी थी और वही सूर्यांश अनिका की हर एक अदा पर पागल होता जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका टिया होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर समय को फोन लगा रही थी, लेकिन अभी तक समय ने फोन नहीं उठाया था। अनिका परेशान होकर उसे मैसेज भेज देती है, लेकिन मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। उनका वहां से मीटिंग के लिए राणा कॉर्पोरेशन निकल जाती है। जब राणा कॉर्पोरेशन में पहुंचती है तो देखी है वहां पर हर एक इंसान उसे इज्जत और कायदे से बात कर रहा था। उसे लगता है शायद राजस्थान का कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उसके यहाँ सब लोग ऐसे ही इज्जत करते होंगे। जब अनिका का मीटिंग हॉल में पहुंचती है तो वहां कुल मिलाकर 25 बिजनेसमैन बैठे हुए थे। सब अपनी अपने प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। वहीं सूर्यांश की नजरें तो एक तक अनिका के ऊपर थी। उसके चेहरे के हाव भाव उसकी हर एक चीज को नोटिस कर रहा था और उसने ये भी नोटिस किया था कि इनका बार बार किसी को कॉल लग रही थी और फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बालों को खींच रही थी। फिर उनका के प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उनके सामने खड़ी होकर अपना प्रोजेक्ट डिटेल देने लगती है। वहीं उसके प्रोजेक्ट और उसके इतिहास देखकर सूर्यांश की आंखों में एक चमक आ जाती है। वही सारे बिजनेसमैन समझ चुके थे कि यह प्रोजेक्ट अनिका को ही मिलेगा, क्योंकि सूर्यांश किस तरह से उसे प्रोजेक्ट को बड़ी से बारीकी से देख रहा था सब लोग समझ चुके थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। जब अनिका की प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सूर्यांश खड़ा होकर अनिका से हाथ मिलाकर कहता है, ये प्रोजेक्ट आपका, सारे कागजात देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लिए चलिए ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। वहीं अनिका का हाथ अभी भी सूर्यांश के हाथ में था। अनिका धीरे से अपना हाथ सूर्यांश के हाथ से हटती है। सूर्यांश के ऑफिस में जाने के बाद वह दोनों अपना अपना कॉन्टैक्ट सेंड करते हैं और एक दूसरे हाथ मिलाकर रात का वहां से जाने लगती है। तो सूर्यांश कहता है, साथ में लंच करते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है और अब आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। अनिका सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, सॉरी मिस्टर आना, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और वैसे भी मेरी असिस्टेंट बाहर मेरा वेट कर रही है और मैं उसके बिना अकेले तो नहीं खा सकती ना, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज मेरे लिए मेरे दोस्त जैसे हैं। उन्हें छोड़कर मैं आपके साथ अगर लंच करने लगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आपका लंच उधर रहा, नेक्स्ट टाइम, और वहां से चली जाती है। अनिका की बातें सूर्यांश के दिल में जगह कर गई थी, क्योंकि सूर्यांश को ऐसी ही तो हुक्मरानी चाहिए थी अपने राजस्थान के लिए, जो छोटे से छोटे दर्द को भी महसूस कर सके। अब तो सूर्यांश का इरादा और पक्का हो गया था अनिका को अपनी पत्नी बनाने का और उसे पर अपनी मोहब्बत लूटने का। लेकिन सूर्यांश इस बात से बेखबर था कि अनिका पहले ही किसी की पत्नी बन चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका टिया होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर समय को फोन लगा रही थी, लेकिन अभी तक समय ने फोन नहीं उठाया था। अनिका परेशान होकर उसे मैसेज भेज देती है, लेकिन मैसेज भी सीन नहीं हो रहे थे। अनिका वहां से मीटिंग के लिए राणा कॉर्पोरेशन निकल जाती है। जब राणा कॉर्पोरेशन में पहुंचती है तो देखी है वहां पर हर एक इंसान उसे इज्जत और कायदे से बात कर रहा था। उसे लगता है शायद राजस्थान का कितना बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उसके यहाँ सब लोग ऐसे ही इज्जत करते होंगे। जब अनिका का मीटिंग हॉल में पहुंचती है तो वहां कुल मिलाकर 25 बिजनेसमैन बैठे हुए थे। सब अपनी अपने प्रेजेंटेशन देने लगते हैं। वहीं सूर्यांश की नजरें तो एक तक अनिका के ऊपर थी। उसके चेहरे के हाव भाव उसकी हर एक चीज को नोटिस कर रहा था और उसने ये भी नोटिस किया था कि अनिका बार बार किसी को कॉल लग रही थी और फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बालों को खींच रही थी। फिर उनका के प्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उनके सामने खड़ी होकर अपना प्रोजेक्ट डिटेल देने लगती है। वहीं उसके प्रोजेक्ट और उसके आइडिया देखकर सूर्यांश की आंखों में एक चमक आ जाती है। वही सारे बिजनेसमैन समझ चुके थे कि यह प्रोजेक्ट अनिका को ही मिलेगा, क्योंकि सूर्यांश किस तरह से उसे प्रोजेक्ट को बड़ी से बारीकी से देख रहा था सब लोग समझ चुके थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। जब अनिका की प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। सूर्यांश खड़ा होकर अनिका से हाथ मिलाकर कहता है, ये प्रोजेक्ट आपका, सारे कागजात देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लिए चलिए ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। वहीं अनिका का हाथ अभी भी सूर्यांश के हाथ में था। अनिका धीरे से अपना हाथ सूर्यांश के हाथ से हटती है। सूर्यांश के ऑफिस में जाने के बाद वह दोनों अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और एक दूसरे हाथ मिलाकर अनिका वहां से जाने लगती है। तो सूर्यांश कहता है, साथ में लंच करते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है और अब आप हमारे बिजनेस पार्टनर हैं तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। अनिका सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और वैसे भी मेरी असिस्टेंट बाहर मेरा वेट कर रही है और मैं उसके बिना अकेले तो नहीं खा सकती ना, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज मेरे लिए मेरे दोस्त जैसे हैं। उन्हें छोड़कर मैं आपके साथ अगर लंच करने लगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे आपका लंच उधर रहा, नेक्स्ट टाइम, और वहां से चली जाती है।
अनिका की बातें सूर्यांश के दिल में जगह कर गई थी, क्योंकि सूर्यांश को ऐसी ही तो हुक्मरानी चाहिए थी अपने राजस्थान के लिए, जो छोटे से छोटे दर्द को भी महसूस कर सके। अब तो सूर्यांश का इरादा और पक्का हो गया था अनिका को अपनी पत्नी बनाने का और उसे पर अपनी मोहब्बत लूटने का। लेकिन सूर्यांश इस बात से बेखबर था कि अनिका पहले ही किसी की पत्नी बन चुकी है। अनिका सूर्यांश के ऑफिस से निकलकर सीधा नैन्सी के पास आती है। नैन्सी और अनिका वहां से अपने होटल के लिए निकल जाती है। दोनों 1 घंटे बाद जब उस फ्लैट में पहुंचती है तो अचानक नैन्सी के पास किसी का कॉल आता है। नैन्सी से बात करके मुझे अभी के अभी जाना होगा, घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप अकेले ही मैनेज कर पाएंगे ना। अनिका नैन्सी के हाथ पर अपना हाथ रखती और कहती है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। नैन्सी वहां से तुरंत ही तत्काल में फ्लाइट बुक करके निकल जाती है, क्योंकि उसे एयरपोर्ट पहुंचने में भी 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था और फिर तुरंत ही उसकी फ्लाइट थी। वहीं अनिका उसे फ्लैट का डोर खोलकर अंदर आती है। आज उससे बहुत अकेलापन लग रहा था, क्योंकि नैन्सी थी उसके अकेलेपन का सहारा, लेकिन अब तो नैन्सी भी अपने घर चली गई थी। वहीं अनिका को बार बार समय की याद आ रही थी, लेकिन समय का फोन अभी भी स्विच ऑफ था। वहीं अनिका बाहर के गेट को अच्छी तरीके से लॉक करके पूरे घर की लाइट ऑफ करके अपने कमरे में चली जाती है और वह अपने कपड़े निकालकर एक टॉवल लपेट लेती है। तभी अनिका को अपनी गर्दन पर किसी की सांस महसूस होती है और उनका की आंखें चौड़ी हो जाती है। तभी एक हाथ अनिका की कमर को अपने आगोश में भर लेता है। उसे हाथ को महसूस करते ही अनिका की आंखें सुकून से बंद हो जाती है और वह खुद को बिल्कुल ढीला छोड़ देती है। तभी उसके कान में एक भारी मर्दाना आवाज आती है, क्या अपने बचाव में कुछ नहीं करेंगे आप? अनिका उसके हाथ को पकड़कर कहती है, आपसे बचकर जाना भी कहाँ है, मुझे तो आपकी बाहों में रहना है। जी हाँ, वह समय था जो अनिका की गैरमौजूदगी में अनिका के फ्लैट पर आया था। समय अनिका को खुद से चिपक लेता है और कहता है, कल रात तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, इसलिए मैं कल रात में अपना पूरा काम खत्म करके सुबह तुम्हारे पास आ गया था, लेकिन तब तक तुम ऑफिस जा चुकी थी तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वह अनिका के टावल को खींचकर उसके शरीर से अलग कर देता है। अनिका समय की तरफ देखती और कहती है, बहुत बेशर्म हो तुम। समय खुद को अनिका से चिपक लेता है और कहता है, अपनी बीवी से कैसी शर्म, अगर बीवी से शर्म करूंगा तो बच्चे कैसे पैदा करूंगा। समय में भी इस वक्त कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, वही अनिका भी उसके सामने ऐसे ही थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे का महसूस कर रहे थे। वही अचानक से अनिका अपने होठों को समय के फोटो में रख देती है और उसे शिद्दत से चमन लगती है। उनकी वह सॉफ्ट किस जुनून किस में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। समय के हाथ अनिका के पूरे शरीर को नाप रहे थे, वही अनिका के हाथ समय की पीठ पर घूम रहे थे। दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे, जैसे आज के बाद वह कभी एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। वही समय अनिका को सामने की दीवार से सद देता है और उसकी पूरी पीठ को चूमने और काटने लगता है और अनिका भी सिसकियां भर रही थी, क्योंकि उसे समय का अपने इस तरह करीब आना बहुत अच्छा लग रहा था और वह पूरी मत हो चुकी थी। तभी अचानक अनिका का फोन वाइब्रेट करने लगता है। अनिका फोन को इग्नोर करती है, वह दोबारा से वाइब्रेट करने लगता है। तभी समय अनिका को छोड़कर कहता है, देख लो किसी का अर्जेंट कॉल हो। अनिका फोन उठाती है तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। अनिका हेलो रहती है, तभी सामने से एक आवाज आती है, मैं नीचे डाइनिंग एरिया में आपका इंतजार कर रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि नैन्सी वापस घर चली गई है, क्योंकि उसके घर में कोई इमरजेंसी थी। तो क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? वैसे लंच का टाइम तो निकल चुका है, तो हम डिनर कर सकते हैं। अनिका एक नज़र समय की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन मैं लंच कर चुकी हूं और रही बात डिनर की तो ओके, मैं डिनर आपके साथ करूंगी, बट आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शाम के 5 बजे रहे हैं और डिनर का टाइम रात 9 बजे का है। तो अगर आप 9 बजे तक वेट कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से सूर्यांश कहता है, ओके कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी एक मीटिंग है, तब तक मैं वह मीटिंग अटेंड कर लेता हूं, तो आप ठीक 9 बजे डाइनिंग एरिया में आ जाएगा। अनिका ओके कहकर कॉल कट कर देती है और अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। वही समय अनिका के चेहरे को देख रहा था, तभी उनका समय की गोदी में जाकर बैठ जाती है और कहती है, वह मिस्टर राणा मुझे डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे थे। समय अनिका की तरफ देखा है और कहता है, मुझे 2 दिन का टाइम मिला था, अब मैं वह 2 दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, लेकिन अब लग रहा है कि मैं यहाँ की गलती कर दी और उठकर जाने लगता है। तभी अनिका उसे धक्का देती है और उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे 9 बजे जाना है, तब तक का समय तुम्हारे साथ, और रही बात डिनर की तो डिनर तो हम दोनों साथ करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ओके, और दोनों फिर से एक दूसरे को शिद्दत से अपने प्यार का एहसास करवाने लगते हैं।
एनिका बैडलाती हुई थी और समय उसकी कमर के निचले हिस्से को शिद्दत से चल रहा था। एनिका अपनी गर्दन इधर उधर हिला रही थी क्योंकि अब कंट्रोल हो चुकी थी, उसका खुद पर से पूरा कंट्रोल छूट चुका था। वही समय उसको तड़प रहा था और उसे पनिशमेंट दे रहा था। बर्दाश्त नहीं होता तो उसे समय का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने ऊपर गिरा देती है और इस समय एकदम से एनिका के अंदर इंटर हो जाता है और दोनों की अपनी प्यार की खूबसूरत दुनिया बसाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे डाइनिंग एरिया में बैठा सूर्यांश एनिका के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। रात के 8 बजे थे लेकिन अभी तक टाइम एरिया में नहीं आई थी और अनिका का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। सूर्यांश को गुस्सा आने लगता है, तभी वह अपने सेक्रेटरी से कहता है तो सेक्रेटरी के अंदर सर मैम 9 बजे का टाइम दिया था और अभी तो 8 बजे है, तो अभी तो 1 घंटा में उनका वेट करना पड़ेगा। अगर वह फिर नहीं आती है तो हम उनके फ्लैट पर चलकर चेक करेंगे। अपने सेक्रेटरी की बात सुनकर सूर्यांश कुछ नहीं कहता। जो इंसान एक एक सेकंड को अपने कीमती था, आज वह पिछले 6 घंटे से अनिका का इंतजार कर रहा था उसके साथ थोड़ा सा टाइम बताने के लिए। वही अनिका अपने पति की बाहों में दुनिया जहाँ का सुकून आ रही थी और अपने पति को महसूस कर रही थी। वही अनिका समय को रोकने के लिए कहती है क्योंकि 8:30 बज चुका था और 9 बजे उसे डिनर के लिए जाना था। वही समय अनिका कुछ छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन बार बार कहने पर समय एनिका को छोड़ देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। एनिका समझ जाती है कि समय उससे नाराज हो गया है लेकिन उसका जाना जरूरी था क्योंकि यह प्रोजेक्ट वह सूर्यांश राणा के साथ कर रही थी और सूर्यांश राणा अपने समय का बहुत पाबंद इंसान था। ये भी बातों का बहुत अच्छे से जानती थी। वही उनका भी दूसरे वॉशरूम में जाकर तैयार होती है और फिर वहां से अपने कमरे में आती है तो देखी है समय अभी वहां नहीं था। वह एक नोट लिखकर टेबल पर रख देती है और वहां से चली जाती है। समय जब कमरे में आता है तो देखा है कि अनिका कमरे एल में कहीं नहीं थी। फिर वह नोट उठाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि वह डिनर पर जा रही है। ये देखकर समय गुस्से में अपने मुठिया खींच लेता है और वहां से तैयार होकर बाहर निकल जाता है। जब वह बाहर जा रहा था तभी सूर्यांश के सेक्रेटरी की नजर उसे पर पड़ जाती है और वह उसके पास जाकर कहता है मिस्टर मल्होत्रा, आप राजस्थान आए हुए हैं और हमें पता भी नहीं इस बारे में। समय उसकी तरफ देखा कहता है मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आया था इसीलिए इन्फॉर्म नहीं किया। एनी प्रॉब्लम? नो सर, आप हमारे राजस्थान के मेहमान हैं तो प्लीज अभी चलकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए और साथ में डिनर करते हैं। समय मनकर देता है और होटल से बाहर निकल जाता है। राघव सूर्यांश के पास जाता है और कहता है सर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर समय मल्होत्रा अपने होटल में रुके हुए हैं और अभी मैंने उन्हें होटल से बाहर जाते हुए देखा। इस वक्त वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। एनिका जब समय के बारे में सुनती है तो उसकी कान खड़े हो जाते हैं और वह समझ जाती है कि समय उसी से नाराज होकर होटल से चला गया है। वह अपना फोन उठाकर समय को कॉल करती है लेकिन समय उसका फोन नहीं उठता। वही उनका परेशान हो जाती है क्योंकि उसका पति इतना जिद्दी था जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। सूर्यांश राघव की तरफ देखकर कहता है तो ठीक है, अगर वह वापस बुलाते हैं तो आप उनसे मेरी मीटिंग फिक्स कीजिए क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है और जाकर अपना डिनर कर लो। डिनर स्टॉर्ट करते हैं तभी अचानक से एनिका का फोन बजाने लगता है। जब उनका स्क्रीन पर शोर है नाम को देखते हैं तो वह जल्दी से कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से नैन्सी की आवाज आती है मैं आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, वह 3 दिन से हमारे ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहते हैं। एनिका नैन्सी की बात सुनकर रहती है उनसे बोल दो कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं और ना ही मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हें जहाँ जाना है, जितना इंतजार करना है वह कर सकते हैं क्योंकि एनिका किसी के लिए अपने उसूल नहीं बदल सकती। और उनसे कह देना कि यह करे और यह अपनापन टाइम कहाँ गया था जब उन्होंने मेरी माँ की मरते ही मुझे अकेला छोड़ दिया था। उनसे कहो वह अपनी बीवी और अपनी बेटी पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरी माँ के मरने की बाद ही मैं अनाथ हो गई थी और अनाथों के घर परिवार नहीं होते। सूर्यांश जो अनिका की सारी बातें सुन रहा था उसे भी अनिका के दर्द का एहसास हो जाता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी उनका सूर्यांश के पास आती है और कहती है सॉरी मिस्टर राणा लेकिन मुझे जाना होगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो हम सो सॉरी, कोई बात नहीं है जी, आप जा सकती है, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द को, लेकिन आपकी बात कीजिए। अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जब कमरे में पहुंचती है तो कमरे में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उनका समझ जाती है कि समय ने गुस्से में ही यह सारा सामान फेंक दिया है। सांस लेती है और समय को कॉल करती है लेकिन समय उसका कॉल नहीं उठाता। फिर वह उसे मैसेज करती है। समय मैसेज पढ़ लेता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और भाई भी जंगल में अपनी गाड़ी पर लेटा हुआ समय अपनी फोन को देख रहा था जिस पर अभी भी अनिका का कॉल आ रहा था। राघव सूर्यांश के पास जाता है और कहता है सर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर समय मल्होत्रा अपने होटल में रुके हुए हैं और अभी मैंने उन्हें होटल से बाहर जाते हुए देखा। इस वक्त वह बहुत गुस्से में लग रहे थे। एनिका जब समय के बारे में सुनती है तो उसकी कान खड़े हो जाते हैं और वह समझ जाती है कि समय उसी से नाराज होकर होटल से चला गया है। वह अपना फोन उठाकर समय को कॉल करती है लेकिन समय उसका फोन नहीं उठता। वही उनका परेशान हो जाती है क्योंकि उसका पति इतना जिद्दी था जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे।
सूर्यांश राघव की तरफ देखकर कहता है तो ठीक है, अगर वह वापस बुलाते हैं तो आप उनसे मेरी मीटिंग फिक्स कीजिए, क्योंकि मुझे उनसे कुछ बात करनी है, और जाकर अपना डिनर कर लो। डिनर स्टॉप करते हैं तभी अचानक से एनिका का फोन बजाने लगता है। जब उनका स्क्रीन पर शोर है नाम को देखते हैं तो वह जल्दी से कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से नैन्सी की आवाज आती है, मैं आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, वह 3 दिन से हमारे ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहते हैं। एनिका नैन्सी की बात सुनकर रहती है, उनसे बोल दो कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं और ना ही मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्हें जहाँ जाना है, जितना इंतजार करना है वह कर सकते हैं, क्योंकि एनिका किसी के लिए अपने उसूल नहीं बदल सकती। और उनसे कह देना कि यह करे। और यह अपनापन टाइम कहाँ गया था जब उन्होंने मेरी माँ की मरते ही मुझे अकेला छोड़ दिया था। उनसे कहो वह अपनी बीवी और अपनी बेटी पर ध्यान दे, मुझ पर नहीं, क्योंकि मेरी माँ के मरने की बाद ही मैं अनाथ हो गई थी और अनाथों के घर परिवार नहीं होते। सूर्यांश जो अनिका की सारी बातें सुन रहा था, उसे भी अनिका के दर्द का एहसास हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी उनका सूर्यांश के पास आती है और कहती है, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन मुझे जाना होगा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। तो हम सो सॉरी, कोई बात नहीं है जी, आप जा सकती है, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द को, लेकिन आपकी बात कीजिए। अपने कमरे की तरफ चली जाती है। जब कमरे में पहुंचती है तो कमरे में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उनका समझ जाती है कि समय ने गुस्से में ही यह सारा सामान फेंक दिया है। सांस लेती है और समय को कॉल करती है, लेकिन समय उसका कॉल नहीं उठाता। फिर वह उसे मैसेज करती है, समय मैसेज पढ़ लेता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और भाई भी जंगल में अपनी गाड़ी पर लेटा हुआ समय अपनी फोन को देख रहा था, जिस पर अभी भी अनिका का कॉल आ रहा था, लेकिन समय अनिका का कॉल रिसीव नहीं करता है और फोन को वही गाड़ी में डालकर वही बोनट पर लेटा रहता है। अनिका समय को फोन कर करके परेशान हो चुकी थी, लेकिन समय फोन नहीं उठा रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास समय वापस आता है और आकर वॉशरूम में चला जाता है। समय लाइट ऑन नहीं की थी, उससे लग रहा था कि अनिका सो रही होगी, लेकिन अनिका सोफे पर बैठी उसे ही देख रही थी। समय वॉशरूम से निकलने के बाद कपड़े पहनता है और तैयार होकर बाहर निकलने लगता है। फिर एक चिट उठाकर उसे पर कुछ लिखकर वही रख देता है। जब वह कमरे से बाहर जा रहा होता है तभी अचानक से कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। जब समय पीछे पलटकर देखता है तो सोफे पर अनिका बैठी थी और इस वक्त गुस्से में उसका पूरा चेहरा लाल पड़ रहा था और उसकी आंखें खून की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। समय अनिका की तरफ देखा है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अनिका समय के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो आप, वह भी मुझसे बिना मिले, मुझे बिना बताए। सर मैं अभी भी कुछ नहीं कहा था। वही उनका एकदम खींचकर समय को अपने सामने खड़ा कर दिया और कहती है, कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको जवाब देना होगा। मेरी बात का कहाँ थे आप पूरी रात, और इस वक्त जाकर चोरों की तरह कहाँ जा रहे थे। समय अनिका के हाथ को हटा देता है और कहता है, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ, मेरा कुछ अर्जेंट काम है और तुम रहो यहाँ पर आराम से, अपने मिस्टर राणा के साथ डिनर पर जाओ, उनके साथ काम करो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहो। अनिका हैरानी से समय के चेहरे को देख रही थी, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वहीं अनिका गुस्से में कहती है, ठीक है जाना चाहते हो ना जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लेना, तुम अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे, मैं फिर कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, मैं हमेशा के लिए राजस्थान में ही रह जाऊंगी और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। समय अचानक से अनिका के दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा देता है और कहता है, बहुत जवान चलने लगी है ना तुम्हारी, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी तुम मेरे आगे फालतू की बकवास किए जा रही है। अनिका भी समय के हाथों को झटक देती है और कहती है, क्यों, गुस्सा आपको ही आ सकता है, किसी और को गुस्सा नहीं आ सकता। समय अनिका को छोड़कर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है, उनके पीछे से समय के पीठ पर अपना कर रख लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप नाराज हो, बट ये बिजनेस मीटिंग थी और उन्होंने इनवाइट किया था, मेरे जाना जरूरी था, और मैं जानती हूँ कि कोई पत्नी होने के नाते सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी आपका होनी चाहिए थी, लेकिन आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं 9 बजे के बाद जा सकती हूँ, तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे हो। आप कभी भी बिजनेस मीटिंग में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो मैं तो नाराज होती ही नहीं। आपसे 1 साल बाद मिले हैं हम और फिर से वही लड़ाई झगड़ा, वही सब कुछ, ऐसे कैसे चलेगा। समय हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, अगर हम छोटी छोटी बातों पर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हमारा रिश्ता कैसा हो जाएगा, जानते हो ना। आप एक बात बताओ, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं मुझ पर। समय पलटकर अनिका को अपने सीने से लगा लेता हूँ, कहता है, बहुत विश्वास है तुम पर, लेकिन पता नहीं क्यों ये सूर्यांश राणा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है वह जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, वरना जिस सूर्यांश राणा को मैं जानता हूँ वह कभी भी औरतों से मीटिंग नहीं करता, नहीं उनका साथ डिनर पर जाता है, नहीं लंच पर इन्वाइट करता है, नहीं अपना पर्सनल नंबर किसी को देता है, लेकिन वह तुम्हारे साथ यह सब कुछ कर रहा है। मुझे डाउट है अनिका वह तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे।
समय पहले बात तो मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, और अगर मिस्टर राणा के दिल में ऐसा कुछ है भी तो वह उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और जिस दिन मुझे लगा कि वह अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं उसे दिन मैं उन्हें अपनी शादी का सच बता दूंगी, और उसे दिन में आपको भी बोलूंगी आप हमारी शादी को पब्लिक की अनाउंस कर दीजिए। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो आप दे सकते हैं ना। समय अनिका को अपने सीने से लगाकर खड़ा होता है और कहता है मुझे डर लग रहा है इनका, मैं आज तक कभी किसी चीज को खोने से नहीं डरा, लेकिन आज तुम्हें खोने से मैं डर रहा हूँ। अनिका तुम मेरे पास आपकी इस डर का एक सॉल्यूशन है। समय उसकी तरफ देखा है तो कहता है आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप कर लीजिए, फिर आप हमेशा मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर रहेंगे। मुझे कभी भी मिस्टर राणा से अकेले में मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी और आपको भी कभी इनसिक्योर फील नहीं होगा। अनिका की बात सुनकर समय अनिका के माथे को चुनकर कहता है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। अनिका भी मुस्कुराकर समय के गले लग जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उनका समय से कहती है मुझे नींद आ रही है, आपके चक्कर में ना मैं पूरी रात नहीं सोई, सो जाए मुझे भी सोने दीजिए। समय अनिका को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेट देता है और ब्लैंकेट से कर करके उसके पास लेट जाता है। उनका समय के पास खिसक कर उसके सीने पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं समय भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राणा महल की सबसे ऊपर टेरेस पर खड़े सूर्यांश राणा पूरे राजस्थान को देख रहे थे और उनके मन में सिर्फ और सिर्फ अनिका घूम रही थी। तभी उनके पीछे खड़ा उनका आदमी राघव कहता है सर। राघव सर हम अनिका मैम के ऊपर। तभी सूर्यांश घूरकर राघव की तरफ देखा है। एल तो राघव सर हम हुकुम रानी साहब पर पूरी नजर रखे हुए हैं और वह डिनर के बाद जब अपने फ्लैट में गई एल उसके बाद वह बाहर नहीं आएंगे और उनके साथ इस वक्त वहां भी कोई मौजूद नहीं है क्योंकि नैन्सी को तो अपने ही कम से वापस मुंबई भेज दिया था। सूर्यांश राघव की तरफ देखकर कहता है मैंने तुम्हें उन पर नजर रखने के लिए नहीं बोला, मैंने तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। तो आज के बाद कभी भी नजर मत रखना उन पर क्योंकि वह खुद में ही इतनी काबिल है कि वह किसी को अपनी तरफ आंख उठा के बिना देखने दे। सूर्यांश की बात सुनकर राघव कहता है सर एक बार उनके बारे में पता करना चाहिए, क्या पता उनकी जिंदगी में कोई हो जिससे वह प्यार करती हो। या सभी एकदम सूर्यांश राघव की गर्दन पकड़कर दबा देता है और वहीं राघव का हाथ पर झपट आने लगते हैं और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि सूर्यांश अभी भी राघव की गर्दन को दबे जा रहा था। अब जब लगता है सूर्यांश के अब मर जाएगा तब जाकर सूर्यांश राघव की गर्दन को देखा करता है और सूर्यांश के छोड़ते ही राघव जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। सूर्यांश एक पैर के बाल नीचे बैठ जाता है और कहता है वह सिर्फ हमारी है और हमारे अलावा उनकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकता, और अगर हुआ बिना तो हम जान से मार देंगे उसे, लेकिन अपनी हुकुम रानीसा को खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। और यह बात आज आप अपने दिमाग में अच्छे से बिता लीजिए। राजस्थान की हुकुम रानीसा और हमारी पत्नी सिर्फ और सिर्फ अनिका बनेगी और इसमें हम कभी भी कोई भी मजाक या कोई डाउट बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर खड़ा रहता है और सूर्यांश वहां से नीचे चला जाता है। तभी राघव ऊपर देखकर कहता है सर लेकिन जब आपको पता चलेगा कि हमसे मिलने के लिए एक लड़का आता है और एक बच्चे के साथ वह पहले भी रह चुकी है, अगर वह उनका बॉयफ्रेंड या उनके पति हुआ तो आप क्या करेंगे? जहां तक मैं आपके पागलपन को जानता हूं आप उसे लड़की की जान दे देंगे, लेकिन क्या फिर आपको हुकुम रानीसा का प्यार मिलेगा? कभी नहीं, नफरत करेंगे वह आपसे। अगर आपको उन्हें जितना है तो प्यार से जीत लिए, जबरदस्ती और छीन कर नहीं। लेकिन ये सारी बातें पीछे ही बोल सकता था क्योंकि सूर्यांश के मुंह पर वह ये सब बातें कह ही नहीं सकता था, वरना सूर्यांश उसे अपनी राजस्थान के चौराहे पर लटका चुका होगा। सूर्यांश जब अपने कमरे में पहुंचता है तो सुबह के 5 बजे रहे थे। सूर्यांश अपने कमरे से निकालकर जिम में चला जाता है और एक्सरसाइज करने लगता है। धीरे धीरे राणा खानदान के सारे बेटे जिम में आ जाते हैं क्योंकि सबको पता था सूर्यांश को लेटाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं और सब अपनी पनिशमेंट नहीं चाहते थे, इसलिए सब वक्त से जिम में पहुंच जाते हैं। वहीं सूर्यांश को वहां पहले से ही एक्सरसाइज करता है देख सबके मुंह बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था आज वह जल्दी उठ गए तो वह सूर्यांश से पहले जिम में पहुंच जाएंगे, लेकिन हर बार की तरह सूर्यांश पहले से ही वहां मौजूद था। आइए जानते हैं सूर्यांश की फैमिली के बारे में। वीरेंद्र राणा सूर्यांश के दादाजी, गायत्री वीरेंद्र राणा सूर्यांश की दादी माँ, राजीव राणा सूर्यांश के पापा, सुप्रिया राजीव राणा सूर्यांश की माँ, केतन राणा सूर्यांश के चाचा, कामिनी केतन राणा सूर्यांश की चाची, सविता राणा सूर्यांश की बुआ जो अपनी पति की मौत के बाद अपने बच्चों के साथ राणा महल में ही रहती है, रोहित सूर्यांश का छोटा भाई, कनक सूर्यांश की छोटी बहन, रोनित सूर्यांश के चाचा का बेटा, गौरी सूर्यांश के चाचा की बेटी, साहिल और समर सूर्यांश की बुआ के बेटे। तो ये थी राणा फैमिली और सूर्यांश इस घर का सबसे बड़ा बेटा और राजस्थान का हुकुमसा और राणा फैमिली का वारिस। इस घर में सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा हो यह जरूरी तो नहीं, और यह मैं क्यों बोला यह आपको आगे पता चलेगा। कनक सूर्यांश के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है भाई साहब आपसे बात करनी है। सूर्यांश ट्रेडमिल बंद करके कनक के आगे खड़ा हो जाता है तो कनक अपनी नजर
नीचे कर लेती है क्योंकि उसे सूर्यांश से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी उसे सूर्यांश को सब कुछ बताना था। अगर सूर्यांश को खुद पता चला तो वह जानता था कि सूर्यांश उन सब के साथ क्या कर सकता है। वही कनक की बात सुनकर सब लोग अपना सर नीचे करके सूर्यांश के सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्यांश एक नज़र सबको देखा है और कहता है, अब कौन सी गलती की है तुम सब ने, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना गलती के तुम लोग सर नीचे करके खड़े होने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। कनक रहती है, भाई साहब हमारे कॉलेज में एक लड़का है, मोहित नाम है उसका, वह मुझे बहुत परेशान करता है और कल उसने मेरे और गौरी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन आपकी कहीं अनुसार हमने पूरे कॉलेज में किसी को नहीं बताया। कैमरा खानदान के बच्चे हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कल उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो वह मुझे पूरे कॉलेज के सामने बिना कपड़ों के घूमेगा और मेरी इज्जत को नीलाम कर देगा। कनक गौरी की बात सुनकर सूर्यांश का गुस्सा अपनी हर हद पार कर जाता है और वह खींचकर अपने चारों भाइयों को थप्पड़ मारता है कि तुम चारों के होते हुए कोई भी लड़का आकर मेरी बहनों की इज्जत पर हाथ डालने की बात करता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। वहीं अपनी गलती मानकर वह चारों अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन चारों कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अहिंसा वाली लोग थे, लेकिन सूर्यांश वह तो अब मोहित के साथ क्या करेगा ये तो भगवान ही जानता था, क्योंकि मोहित ने उनकी बहन की इज्जत पर नहीं राणा खानदान की इज्जत पर हाथ डाला था और सूर्यांश अब उन्हें माफ करने वालों में से तो नहीं था। वही थोड़ी देर बाद समय भी उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तभी समय के जाने के बाद सब लोग हंसने लगते हैं तो काव्यांश कहता है, आपको पता है भाई भाभी को कितना परेशान कर रहे थे, बेचारी भाभी बहाना बनाकर। तभी सब लोग दूसरे एकदम मुस्कुराने लगते हैं। तभी अनय कहता है, लेकिन अब भाभी को कौन बचाएगा। सब वैसे हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वही समय कमरे में आने के बाद गेट को अच्छी तरह लॉक करके वॉशरूम के गेट के पास खड़ा हो जाता है और अपने फिंगरप्रिंट से वॉशरूम के गेट को खोलकर अंदर जाता है। अभी तक आरजू को पता नहीं था कि समय अंदर आ चुका है। वही समय दीवार से टककर खड़े होकर आरजू को देख रहा था। आरजू नहाने में इतना बिजी थी, उसे ही नहीं था कि कब का समय उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वही समय जब अपने हाथों को आरजू की कमर पर लपेट है तब जाकर आरती को एहसास होता है। आरजू हड़बड़ाकर समय को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन समय उसे खुद से चिपकाते हुए कहता है, अब तो सब कुछ बेकार है बीवी, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। और एकदम से अपने साथ फोटो को उसकी गुलाबी रसीली होठों पर रखकर पैशनेटली काटने लगता है। आरजू समय को खुशी अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश समय की पकड़ के आगे बेकार थी। जैसे जैसे समय के हाथ आरजू की बॉडी पर चल रहे थे वैसे वैसे आरजू की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। आरजू भी अब धीरे धीरे समय का साथ देने लगती है। आरजू का साथ पाकर समय और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। शावर के पानी के नीचे दोनों लोग ठीक रहे थे। अर्जुन ने पहना था, लेकिन समय भी इस वक्त बिना कपड़ों की आंखों के पीछे खड़ा था। उसके अंदर समा जाता है और बहुत ही वाइल्ड लाइफ आरजू के साथ प्यार होने लगता है। आरजू की सांसों की आवाज पूरे वॉशरूम में पूछ रही थी। वही समय के तेज चलती शासन की आवाज भी। 2 घंटे वॉशरूम में आरजू के साथ इंटीमेट होने के बाद समय आरजू को गोदी उठाकर बेड पर लाकर लेट देता है और फिर से ऊपर जाकर उसके अंदर समा जाता है। आरजू समय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समय रुकने को तैयारी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शेर की मुझे खून लग जाता है ना, वैसे ही समय की थी। अब समय आरजू को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। आरजू स्ट्रगल करना बंद कर देती है तो समय भी अब थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वह अभी भी आरजू के अंदर ही था। वैसे ही उसके ऊपर लेट गए उसकी फोटो को शिद्दत से चुने और काटने लगता है। आरजू थोड़ा सा चेहरा सेट करके कहती है, क्या चाहते हो तुम। समय उसकी गर्दन में काटते हुए कहता है, तुम बस ऐसे ही मेरे नीचे हो और कुछ नहीं चाहता। आज जो अब समय से हार चुकी थी इसलिए वह भी कोई रिएक्ट नहीं करती और जो समय कर रहा था उसे करने देती है। थोड़ी देर बाद समय रुकता है, उसके पूरे शरीर पर पसीना पसीना था और आरजू भी पसीने में भीगी हुई थी। तभी आरजू रहती, अब आप होकर मेरे ऊपर से। समय कहता है, नहीं मैं तो नहीं उठने वाला, आज पूरी रात में पनिशमेंट मिलेगी और मेरी पनिशमेंट से तुम बच नहीं सकती हुक्मरानी सा। आरजू समय के कान में रहती है, अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो कल से आपके कमरे से बाहर सोना पड़ेगा हुक्म सा। लेकिन समय आरजू की कोई बात नहीं मानता है और वह उसके साथ वह सब कुछ करता रहता है जो वह करना चाहता था। अब अर्जुन ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया है, क्योंकि वह जानती थी जब तक समय का मन नहीं होगा समय उसे नहीं छोड़ेगा। नहीं दूसरी तरफ आने अपने कमरे में बैठा हुआ था और आने की आंखों के सामने बार बार कॉलेज वाली लड़की का चेहरा आ रहा था। बस समझ चुका था कि उसे लव एंड हॉट साइट हो गया है, लेकिन अभी वह इतना कन्फर्म नहीं था, इसलिए उसे अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। अभी नीचे जोर जोर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। पूरा गरबा 1 घंटा हो जाता है, लेकिन समय और आरजू बाहर नहीं आते, क्योंकि समय का कमरा साउंड प्रूफ था। अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, वह बाहर की आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। नीचे क्या हंगामा हो रहा था, समय और आरजू की स्थिति खबर थी। वही समय और आरजू एक दूसरे में इस कदर हुए थे कि उन्हें कुछ खुशी नहीं था एक दूसरे के सिवा।
आरजू की सौतेली माँ और उसके सब घर वाले नीचे आए हुए थे और समय को भारत बुरा कह रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लोग जानते थे अर्ज अपनी फैमिली को कितना मानती है। अगर किसी ने कुछ भी उसकी फैमिली से कहा तो वह समय को छोड़कर चली जाएगी। उनमें से कोई भी अपने बेटे को दुखी और दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए सब लोग फोन घर वालों की बातें सुनने पड़ रही थी क्योंकि कोई भी आरजू को परेशान नहीं करना चाहता था। तभी आरजू का फोन बजने लगता है। ये फोन आरजू के खास आदमी का था। वह उसे उसकी फैमिली का नीचे तमाशा करने के बारे में बता देता है। आरजू समय को खुद से अलग करती है और अपने कपड़े पहनकर नीचे चली जाती है। समय भी कपड़े पहनकर उसके पीछे जाने वाला होता है। तभी समय के फोन पर किसी का फोन आ जाता है। आरजू सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी आरजू की सौतेली बहन एकदम से भागकर आरजू को गले लगा लेती और उसे नीचे लेकर आती है और अपने घर वालों से कहती है, देखा मैंने कहा था ना, आरजू को किडनैप करके जरूर समय यहाँ लेकर आया होगा। देखो ना बेचारी का चेहरा कैसे उतरा हुआ है। भाई सब लोग समय और पूरे परिवार को भी लाभ कह रहे थे। सबको यही लग रहा था कि हर बार की तरह आरजू इस बार भी उन लोगों का साथ देगा। तभी उसे हाल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज होती है। वह थप्पड़ अर्जुन ने मारा था अपनी सौतेली माँ को, क्योंकि वह दादा और दादी से बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और सब के सब अपने मुंह पर हाथ रख देते हैं। वहीं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा समय भी ये देख रहा था। तभी अर्जुन उंगली करके कहती है, आज तक मैं आपकी हर एक बदतमीजी बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं आपको अपनी माँ मानती थी, लेकिन आज अपने दादा दादी और बाकी सब पर उंगली उठाकर और उनके साथ बदतमीजी करके अपनी सारी लिमिट क्रॉस करती है। और आज मैं आप लोगों से कहती हूँ, मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती आप लोगों से। मेरा रिश्ता अगर किसी से है तो वह सिर्फ इस करते हैं और किसी से नहीं। और रही किडनैप करके ले जाने की बात, तो समय ने मेरा किडनैप नहीं किया था। कल की मैं खुद अपनी मर्जी से समय के साथ आई हूँ और ना ही समय मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं लेकर आए हैं। मैंने फोन किया था समय को क्योंकि मैं अपने उसे समय के रिश्ते को मौका देना चाहती थी। मैं अपनी शादी को निभाना चाहती थी और आज आपने जो बदतमीजी की मैं आपको माफ कर रही हूँ। अगर आइंदा से मेरे ससुराल आना है तो तमीज में आइएगा और चुप कराएगा, वरना मेरे ससुराल और मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को। तभी आरजू की सौतेली माँ उसे पर हाथ उठाने वाली होती है। आरजू उसका हाथ पकड़कर कहती है, आज तक आपकी सारी बातें मानी मैंने, आपकी सारी बदतमीजियां सही, आपने जो कहा वह किया, सही था गलत था कैसा भी था सब कुछ किया, लेकिन अब हाथ लगाने की कोशिश मत कीजिएगा वरना चांद से मार दूंगी। क्योंकि इस वक्त आपके सामने जो खड़ी है वह आपकी बेटी नहीं बल्कि राजस्थान की हुक्मरानी सा है और राजस्थान की उम्र निशा अपनी शान में एक भी लक्ष्य बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि यह हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, समझे आप लोग। पूरा का पूरा परिवार हैरानी से आरजू को देख रहा था और अगर सबसे ज्यादा हैरान परेशान कोई था तो वह समय था, क्योंकि एक बार समय ने आरजू की बहन से ऊंची आवाज में बात कर दी थी, जिसकी आवाज में ने उसे अपना हर रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन समय ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। आज वही आरजू समय के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ रही थी और उन सबको बुरा कह रही थी। दादा दादी की बेइज्जती करने पर उसने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया था। ये बात सोचकर और जानकर समय के दिल में अब आरजू के लिए जो थोड़ा बहुत शक रह गया था वह भी दूर हो जाता है। कनक सूर्यांश के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, भाई साहब आपसे बात करनी है। सूर्यांश ट्रेडमिल बंद करके कनक के आगे खड़ा हो जाता है तो कनक अपनी नजर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे सूर्यांश से बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी उसे सूर्यांश को सब कुछ बताना था। अगर सूर्यांश को खुद पता चला तो वह जानता था कि सूर्यांश उन सब के साथ क्या कर सकता है। वही कनक की बात सुनकर सब लोग अपना सर नीचे करके सूर्यांश के सामने खड़े हो जाते हैं। सूर्यांश एक नजर सबको देखा है और कहता है, अब कौन सी गलती की है तुम सबने, क्योंकि मैं जानता हूँ बिना गलती के तुम लोग सर नीचे करके खड़े होने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हो। कनक रहती है, भाई साहब हमारे कॉलेज में एक लड़का है, मोहित नाम है उसका, वह मुझे बहुत परेशान करता है और कल उसने मेरे और गौरी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन आपकी कहीं अनुसार हमने पूरे कॉलेज में किसी को नहीं बताया। कैमरा खानदान के बच्चे हैं और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं कल उसका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया तो वह मुझे पूरे कॉलेज के सामने बिना कपड़ों के घूमेगा और मेरी इज्जत को नीलाम कर देगा। कनक गौरी की बात सुनकर सूर्यांश का गुस्सा अपनी हर हद पार कर जाता है और वह खींचकर अपने चारों भाइयों को थप्पड़ मारता है कि तुम चारों के होते हुए कोई भी लड़का आकर मेरी बहनों की इज्जत पर हाथ डालने की बात करता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। वहीं अपनी गलती मानकर वह चारों अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उन चारों कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, वह अहिंसा वाली लोग थे। लेकिन सूर्यांश वह तो अब मोहित के साथ क्या करेगा ये तो भगवान ही जानता था, क्योंकि मोहित ने उनकी बहन की इज्जत पर नहीं राणा खानदान की इज्जत पर हाथ डाला था और सूर्यांश अब उन्हें माफ करने वालों में से तो नहीं था।
वही सूर्यांश अपने दोनों बहनों के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई के होते हुए किसी कितनी औकात नहीं है कि वह मेरी बहनों की इज्जत में हाथ डाल पाए, और आज तुम्हारे कॉलेज में तूफान आएगा, ऐसा तूफान जैसा आज तक राजस्थान में कहीं ना आया होगा। आज मैं उन लड़कों को सिखाऊंगा कि औरतों की इज्जत करना और करवाना क्या होता है, जो संस्कार में उनके माँ बाप ने नहीं दिए, अब उन्हें वह संस्कार सूर्यांश राणा देगा। कनक सूर्यांश के गले लग जाती है और गौरी भी दोनों अपने भाई के गले लगा कर रोने लगती है, क्योंकि वह दोनों सच में कल डर चुकी थी कि अगर उनके साथ कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन नहीं, आज सूर्यांश का साथ पाकर और उसका प्यार भरा स्पर्श पाकर वह दोनों हर एक जंग के लिए तैयार थी। तभी सूर्यांश उन दोनों के बालों को सहला कर कहता है, दोनों लोग तैयार हो जाओ, तुम दोनों मेरे साथ कॉलेज जाओगी और मैं भी देखता हूँ आज किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो राणा खानदान की बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगा। कनक और करी अपने कमरे में चली जाती है। वही वह चारों अभी भी अपनी गर्दन नीचे करके खड़े थे, क्योंकि गलती तो उनकी थी। अगर वह भक्त रहते, अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करते तो शायद आज बात सूर्यांश तक नहीं पहुंचती। लेकिन वह चारों तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते थे, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं था। इसीलिए कनक और गौरी की बताए इस बात को ही उन्होंने हवा में आया गया कर दिया कि कॉलेज में ये सब होता रहता है। लेकिन बात इतनी बड़ी और हाथ पर कर चुकी थी, यह बात उन चारों को भी नहीं पता थी। अब जब उन्हें सच पता चला था तो उन चारों को भी खून होता है कि कैसे एक अदनान सा लड़का उनकी बहनों की इज्जत बाहर डाल सकता है। कनक और गौरी तैयार होकर नीचे आती है तो सूर्यांश अभी भी हाल में खड़ा था। उन दोनों के आते ही सूर्यांश घर से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वह दोनों भी सूर्यांश के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उधर वह चारों भाई अलग गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं आने वाले हाथ खतरे से अनजान कॉलेज में इस वक्त मस्ती मजाक का माहौल था। राजस्थान यूनिवर्सिटी ये राणा खानदान की ही प्रॉपर्टी है और ज्यादातर सब लोग सूर्यांश राणा को जानते हैं। सबको ये तो पता है कि सूर्यांश राणा के और भी भाई बहन हैं, लेकिन वह कौन है, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, ये बात किसी को नहीं पता थी। वही मोहित और उसका ग्रुप अपनी बाइक पर बैठ आते लड़कियों को छेड़ रहे थे और उन सब के डर के मारे पूरा कॉलेज प्रशासन भी उनसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वह दोनों टीम के बेटे थे और इसलिए पूरा कॉलेज से डरता था। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे। तभी कॉलेज की गेट में एक साथ 30 से 40 गाड़ियां इंटर करती हैं। इतनी सारी गाड़ियों को कॉलेज में आया हुआ देखकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी कौन है जो आज उनके कॉलेज में आया है, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। वही सूर्यांश का सेक्रेटरी बाहर निकलता है, उसे देखकर 3 और कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल सब सकते में आ जाते हैं, क्योंकि सब समझ चुके थे कि कॉलेज में आने वाला पेट कोई और नहीं बल्कि सूर्यांश राणा है, राजस्थान का हुकुमसा और इस यूनिवर्सिटी का मालिक। तभी फैक्ट्री के गेट खोलते ही सूर्यांश गाड़ी से बाहर निकलता है। सूर्यांश का और ही काफी था सबको डरा देने के लिए। वही सूर्यांश के निकलते हैं। सूर्यांश बाहर निकलकर अंदर अपना एक हाथ बढ़ाता है, तभी उसके हाथ पर एक नाजुक से हाथ आता है और एक लड़की बाहर आती है। सूर्यांश के साथ कनक और गौरी को देखकर सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनक और गौरी सूर्यांश के साथ कॉलेज क्यों आई थी। वही मोहित अब दरकार इतना समझ चुका था कि इन दोनों ने सूर्यांश से उसकी शिकायत की है और अब वह गुस्से में और भर गया था। अब उसका बदला इन लोगों से लेने का और भी मजबूत हो चुका था। मोहित को लग रहा था कि वह अपने पापा के दम पर इन लड़कियों को झूठा साबित कर देगा, लेकिन वह ये भूल गया था कि वह सूर्यांश राणा है, ऐसे ही किसी को जाने नहीं देता है। और यहाँ बात उनकी अपनी बहनों की थी, वह तो राजस्थान भी किसी की बहन और बेटी के साथ गलत नहीं होने दे सकता था। सूर्यांश आकर पूरे कॉलेज के कैंपस के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और गौरी और कनक की तरफ देखकर कहता है, अब बताओ कौन है वह लड़के जिन्होंने तुम दोनों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वही कनक और गौरी मोहित और उसके ग्रुप की तरफ इशारा कर देती है। तभी दिन आगे आता है और कहता है, हुकुमसा ये लड़कियां झूठ बोल रही है, मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। अरे हमसा, ये छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं जो अमीर लड़कों को फंसाने के चक्कर में अपनी मान मर्यादा भूल जाती हैं। वही उसे दिन के कह गए हर शब्द के साथ सूर्यांश के हाथ की मुट्ठी बनती जा रही थी और उसका गुस्सा हर हद पार कर रहा था। वही राघव ऊपर हाथ जोड़कर भगवान से दुआ कर रहा था कि इस दिन को कोई बचा ले। वह दिन कहता है, सर आप नहीं जानते, ये दोनों लड़कियां मेरे बेटे के पीछे पड़ी थी और उससे पैसा इतना चाहती थी, इसलिए जब उनकी दाल नहीं गाली तो इन दोनों ने आपसे जाकर मेरे बेटे की शिकायत कर दी। तभी सूर्यांश एक घुसा दिन के मुंह पर मार देता है। वही सूर्यांश का एक मौका ही काफी था दिन को जमीन में गिरने के लिए। तभी मोहित और बाकी के टीचर और प्रिंसिपल जाकर उसे दिन को पकड़ लेते हैं। सूर्यांश गुस्से की आग में जल रहा था और कहता है, क्या कहा तूने, एक बार फिर से बोलना। इन दोनों के पास दौलत की कमी है। अरे तुम जानते ही क्या इन दोनों के बारे में, बहन है यह मेरी और सूर्यांश राणा की बहन इतनी गिरी हुई नहीं है कि वह किसी लड़के के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए अपनी इज्जत सम्मान दांव पर लगा दे।
सबके कानों में अब यही बात पूछ रही थी कि सूर्यांश राणा की बहनें इतनी भी गई गुजरी नहीं। सब लोग कनक और गौरी की तरफ देख रहे थे और दहशत से 4 कदम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग समझ चुके थे कि जिन बहनों की बात अक्सर राणा परिवार में हुआ करती थी वह दोनों कनक और गौरी है। वहीं उससे सब लोग उससे दूर हो गए थे। वहीं कनक की दोस्त माही अभी भी नमकों से कनक की तरफ देख रही थी। वहीं सूर्यांश अपने चारों भाइयों को आवाज देकर आगे करता है और कहता है, तुम चारों भाइयों के होते हुए किसी एरिया की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के ऊपर आंख उठाकर देखने की और उनका दुपट्टा पकड़ने की? या तुम भूल गए हो कि सूर्यांश राणा कौन है? आल सूर्यांश मोहित की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा था तूने मेरी बहन से कि तू इसकी इज्जत को भारी कॉलेज में उछालेगा, उसे बिना कपड़ों के घूमेगा? यही कहा था ना? चल तेरी मुराद तो पूरी होगी, लेकिन कपड़े किसी और के नहीं तेरे उतरेंगे और तुझे नंगा करके मैं पूरे कॉलेज में घुमाऊंगा। फिर तुझे देखता हूँ कि तेरी क्या इज्जत रह जाती है सबके सामने, क्योंकि तुम जैसे लोग इज्जत के लायक नहीं होते हो। सूर्यांश घुरकर उन चारों की तरफ देखते हैं और कहता है, कपड़े निकाले इन सबके और इन्हें पूरा नंगा करके पूरे राजस्थान में घुमाओ। पूरे राजस्थान को पता चलना चाहिए कि जो इंसान औरतों की इज्जत नहीं करता उसे इंसान के साथ इस राजस्थान का हुक्म सा सूर्यांश राणा क्या करता है। और सब में ये खबर पहुंचा दो। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी के घर में या बाहर किसी ने भी किसी भी लड़की या महिला के साथ कुछ भी गलत व्यवहार करने की कोशिश की या उसकी बिना मर्जी के उसे छूने की कोशिश की तो ये सूर्यांश राणा उसे भरे चौराहे पर सजा देगा। वही सूर्यांश की बातें सुनकर अब प्रिंसिपल और बाकी के प्रोफेसर्स की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कनक और गौरी ने बहुत बार उन लोगों से मोहित की शिकायत की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई भी ठोस एक्शन नहीं लिया था। और अब जब उन्हें पता चल चुका है कि कनक और गोनी राणा खानदान की बेटी और सूर्यास्त राणा की बहन है, तो अब वह सब लोग डर रहे थे, क्योंकि आज जो हालत मोहित और उसके ग्रुप की हुई थी, जो दिन की हुई थी, वही हालत उन सब की होने वाली थी। सूर्यांश उन सब के सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय का एक जरिया बना लिया है और बड़े लोगों के तलवे चाहते हो तुम लोग, इसीलिए मुझे अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में तुम जैसे टीचर और प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है। ये कॉलेज आज से 4 दिन तक बंद रहेगा, जब तक ये नया प्रिंसिपल, नया दिन और नए प्रोफेसर्स नहीं आ जाते। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम में से किसी को भी पूरी दुनिया में कहीं भी जब ना मिले दर दर की ठोकरें खाओ तुम लोग। कनक और गौरी आकाश सूर्यांश के गले लग जाती है। वहीं सूर्यांश उन दोनों को अपनी बाहों में छुपा लेता है और उन दोनों के माथे को चुनकर कहता है, अगर यह बात तुम दोनों ने पहले मुझे बता दी होती ना, तो तुम्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त करना ही नहीं पड़ता। तुम्हारा भाई कठोर जरूर है, मान मर्यादा का पक्का है, लेकिन वह इतना भी कठोर नहीं है कि अपनी बहन की तरफ उठती हुई नजरों को भी उन्हीं की गलती बता दे। और आज के बाद इस कॉलेज में अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी लड़की के साथ या किसी भी टीचर के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उसका हाल में इन चारों से भी बेहतर करूंगा। वहीं बिना कपड़ों के खड़ा वह ग्रुप और दिन शर्म से मरी आ रहे थे, क्योंकि सूर्यांश ने उन्हें पूरे कॉलेज के सामने नंगा खड़ा कर दिया था। सूर्यास्त अपने गार्डों को इशारा करके कहता है, इनका मुंह काला करके इन्हें बांधकर पूरे राजस्थान में घुमाओ, और हाँ, पूरे राजस्थान में घूमने के बाद इन्हें मेरे पर्सनल विल पर ले आना, जहां मैं सबकी सजा मुकर्रर करूंगा। सूर्यांश वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड। अब उसे जगह पर वह चारों भाई और कनक और गौरी खड़े थे। वहीं सब लोग आकर कनक और गौरी से पूछने लगते हैं कि उन्होंने कभी उसे क्यों नहीं बताया कि वह इस राजस्थान के हुकुमसा की बहन है, लेकिन वो दोनों किसी से कुछ नहीं रहती और वहां से चुपचाप घर के लिए निकल जाती है। अभी तो मैं हंगामा घर में होने वाला था, जो कि कनक और गौरी के लिए तो नहीं, लेकिन उन चारों के लिए बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि अभी तक सूर्यांश ने उन्हें कोई सजा नहीं दी थी और अब घर जाने के बाद उन्हें उनकी सजा मिलने वाली थी। और वह जानते थे इस बार की गलती उनकी माफी के लायक नहीं है, इसलिए घर का कोई भी सदस्य उनकी मदद करने नहीं आएगा, बल्कि वह और उन्हें सजा देने के लिए सूर्यांश को प्रेरित करेंगे। सूर्यांश की गाड़ी राणा महल के अंदर जाती है। वहीं सूर्यांश को इतनी जल्दी घर वापस आया हुआ देखकर पूरा घर हाल में इकट्ठा हो जाता है। वहीं सूर्यास्त गुस्से की आग में अभी भी जल रहा था, उसे अभी भी अपनी बहनों के आंसू और उनकी लाचारी दिखाई दे रही थी। वहीं सूर्यांश को इतने गुस्से में देखकर सूर्यांश की माँ उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहती है, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है? सूर्यांश अपनी माँ के हाथ को अपने कंधे से हटकर कहता है, माँ सा आपको भी कनक और गौरी के आंसू नहीं दिखे? माँ सा आपको उन दोनों के चेहरे की लाचारी और बेबी नहीं दिखी? आप कैसी मन है जो आप अपनी बेटियों के दर्द को नहीं समझ पाए? बुआ सा कई सा क्या कर रहे थे आप लोग? जब कनक और गौरी घर वापस आती थी तो क्या आप उनके दिन का हालचाल नहीं पूछते थे, या आप तीनों लोग अपनी किटी पार्टी में और अपने में इतना व्यस्त रहते थे कि आपने कभी उन बच्चियों के कोई भी खबर लेने की जरूरत नहीं समझी?
सब लोग हैरानी से सूर्यांश को देख रहे थे, तभी सब लोग आकर हाल में खड़े हो जाते हैं। सूर्यांश गौरी और कनक की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों अपने अपने कमरे में जाए और आप चारों हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। अपने पूरे परिवार की क्लास लगाने के बाद अब बारी थी उन चारों की। वही अभी तक उनमें से किसी को भी पूरी बात पता नहीं चली थी। तभी सूर्यांश उन चारों की तरफ देखकर अपना हंटर मांगता है और हंटर की डर की वजह से दादा साहब हुकुम अपनी ऊंची आवाज में रहते हैं, हुकुम सा बिना बजे जाने और बिना उनका गुनाह साबित किया आपने सजा नहीं दे सकते। सूर्यांश की गाड़ी राणा महल के अंदर जाती है। वहीं सूर्यांश को इतनी जल्दी घर वापस आया हुआ देखकर पूरा घर हाल में इकट्ठा हो जाता है। वहीं सूर्यास्त गुस्से की आग में अभी भी जल रहा था, उसे अभी भी अपनी बहनों के आंसू और उनकी लाचारी दिखाई दे रही थी। वहीं सूर्यांश को इतने गुस्से में देखकर सूर्यांश की माँ उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहती है, बेटा क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है। सूर्यांश अपनी माँ के हाथ को अपने कंधे से हटकर कहता है, माँ सा आपको भी कनक और गौरी के आंसू नहीं दिखे। माँ सा आपको उन दोनों के चेहरे की लाचारी और बेबी नहीं दिखी। आप कैसी मन है जो आप अपनी बेटियों के दर्द को नहीं समझ पाए। बुआ सा कई सा क्या कर रहे थे आप लोग। जब कनक और गौरी घर वापस आती थी तो क्या आप उनके दिन का हालचाल नहीं पूछते थे, या आप तीनों लोग अपनी किटी पार्टी में और अपने में इतना व्यस्त रहते थे कि आपने कभी उन बच्चियों के कोई भी खबर लेने की जरूरत नहीं समझी। सब लोग हैरानी से सूर्यांश को देख रहे थे, तभी सब लोग आकर हाल में खड़े हो जाते हैं। सूर्यांश गौरी और कनक की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों अपने अपने कमरे में जाए और आप चारों हमारे सामने आकर खड़े हो जाए। अपने पूरे परिवार की क्लास लगाने के बाद अब बारी थी उन चारों की। वही अभी तक उनमें से किसी को भी पूरी बात पता नहीं चली थी। तभी सूर्यांश उन चारों की तरफ देखकर अपना हंटर मांगता है और हंटर की डर की वजह से दादा साहब हुकुम अपनी ऊंची आवाज में रहते हैं, हुकुम सा बिना बजे जाने और बिना उनका गुनाह साबित किया आपने सजा नहीं दे सकते। होटल समय और अनिका एक दूसरे को बाहों में भर लेते थे। समय अनिका के फोरहेड को चूम कर कहता है, मुझे आज शाम वापस जाना होगा क्योंकि कल मॉर्निंग में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और उसके बाद फिर मैं सैटरडे को ही आऊंगा और तुम अपना ख्याल रखना है। स्पीच आने का समय के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है और कहती है, समय प्लीज आप मत जाओ ना, मेरे पास ही रुक जाओ। समय जाना तो मैं भी नहीं चाहता बीवी, लेकिन सन जरूरी है। अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता, और अगर तुम्हें 1-2 दिन का गैप मिले तो तुम मुंबई आ जाना। अनिका समय के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। तभी समय को अपने सीने पर कुछ गीलापन लगता है तो वह अनिका के चेहरे को ऊपर उठाकर देखता है और कहता है, ये क्या बीवी तुम हो रही हो। अनिका समय के गले लग जाती है और कहती है, समय मुझे कभी प्यार नहीं मिला, ना कभी माँ बाप का प्यार मिला, ना बहन का, ना भाई का, ना दोस्त का। मेरे पास अगर प्यार, रिश्ते और हर चीज के नाम पर कोई है तो वह सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। समय प्लीज मुझे छोड़कर तभी मत जाना। समय उठकर बैठ जाता है और अनिका को अपनी बाहों में भरकर अपनी गोदी में बिठा लेता है और धीरे से उसके माथे को, चेहरे को चुनकर कहता है, समय का अनिका के बिना कोई नहीं, जैसे अनिका का समय के बिना कोई नहीं। अनिका, मेरे पास रिश्तों के नाम पर तो बहुत रिश्ते हैं, लेकिन अपने और सच्चे रिश्ते मेरे पास सिर्फ एक है और वह तुम हो। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है यानी का, और ऐसा धोखा जिसे खाने के बाद में कभी उसे घर में नहीं गया। नफरत हो गई मुझे उस घर वालों से। अनिका हैरानी से समय की तरफ देखती है तो समय कहता है, आज मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हें ये सब बताने को। जिस दिन टाइम होगा मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन बस मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, कल को किसी राह पर अगर मेरे पास कुछ ना रहे, ना ये धना दौलत, ना प्रॉपर्टी, ना शोहरत, सिर्फ मेरे पास एक नाम रह जाए बहुत समय का, तो क्या तुम तब भी मेरा साथ निभाओगे? क्या तब भी तुम मेरे साथ एक छोटी में रहोगी? आने का समय के 48 को चुनकर रहती है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना समय, तभी तुम्हारे पास तुम्हारी अनिका रहेगी। अगर तुम सड़क पर सोओगे ना तो तुम्हारी अनिका तुम्हारे साथ सड़क पर सो जाएगी, लेकिन तुम्हें छोड़कर किसी और का दामन कभी नहीं थामेगी। समय अनिका को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है और अनिका को अपने ऊपर लेटकर उसके बाल सहलाने लगता है, क्योंकि वह जानता था उनका ने बचपन से जितना कुछ सहा है, बर्दाश्त किया है, उसके लिए यह प्यार के पास बहुत मायने रखते हैं। आज उनका अपने ऑफिस भी नहीं गई थी क्योंकि वह आज का पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ समय के साथ बिताना चाहती थी। वह समय का टाइम किसी को नहीं दे सकते। समय उसका पति, उसका प्यार, उसका सब कुछ था। प्यार अगर इतना आसानी से मिल जाए तो बात क्या है, आपकी बहुत सारी मुश्किल है। समय और अनिका एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। आज दोनों के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ये जो पल थी ना, साथ में बात करना, खाना खाना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के दिल की बातें जानना, ये रिलेशन में सबसे मजबूत कड़ी होती है उससे रिश्ते की। आज वह दोनों सच में एक नॉर्मल कपल की तरह एक दूसरे के साथ थे, लेकिन ये सांप भी इनके बीच अब दूरियां लाने वाला था, क्योंकि समय मुंबई जाने वाला था और आने का राजस्थान में रहने वाली थी।
अनिका समय से कहती है समय चलो डिनर करते हैं, 9 बजे बज गए हैं। समय उठकर खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। दोनों फ्रेश होकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद समय तैयार होकर हाल में आता है जहां अनिका अपनी आंखों में आंसू लिए समय को देख रही थी। समय उसके फॉरवर्ड पर किस करता है और कहता है सिर्फ 4 दिन की बात है, 5वें दिन में तुम्हारे पास होगा, इंतजार करना मेरा। और हाँ, काम में खुद को इतना डुबो मत देना कि खाने पीने का भी होश ना रहे तुम्हें। समय और रानी का वहां से अलग अलग निकलते हैं क्योंकि वह अभी किसी को बताना नहीं चाहते थे कि वह दोनों कपल है। आने का समय को एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाली थी। समय ने मना भी किया था लेकिन आने का नहीं मानी। अन्य का समय एयरपोर्ट पहुंचते हैं। समय एक बार फिर अनिका को गले लगाकर उसके फोटो को चूम लेता है और कहता है अपना ख्याल रखना, 4 दिन बाद में वापस आ जाऊंगा, ओके। और कहाँ कह देती है और ना आंखों से समय को विदा करती है। जाते हुए समय बार बार पलट करने का को देख रहा था। आज ऐसा कुछ था कि दोनों को ही एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था या दोनों एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते थे। वही समय के जाने के थोड़ी देर बाद ही सूर्यांश का आदमी राघव किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट आया था। वह वहां अनिका को देखकर पहले तो हैरान होता है, फिर टाइम देखा है तो रात के 11:30 बज रहे थे। राघव अनिका के पास जाता है और कहता है मैं सोने का, आप यहाँ क्या कर रहे हो और भी इतनी रात को? आप जानती हैं ना इतनी रात को अकेले निकलना सिर्फ नहीं है। उनका एक नजर राघव को देखते हैं और कहती है मैं यहाँ अपनी फ्रेंड को स्वीप करने आई थी, आपको कोई प्रॉब्लम है? राघव मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप प्लीज घर चली जाए क्योंकि अब रात काफी हो चुकी है और अकेली लड़की का रात को इस तरह बाहर रहना सेफ नहीं है। भाई दूसरी तरफ यह उसे वक्त का टाइम है जब सूर्यांश कॉलेज से घर वापस आया था और सारे घर वाले उसे जवाब मांग रहे थे कि क्यों वह उन चारों को सजा देना चाहता है। समय गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने दादा सा हुकुम को और अपने पापा सा हुकुम उनसे कहता है इन चारों की वजह से कनक और गौरी की इज्जत पर आ गई थी। यह चारों मिलकर एक लड़के को सबक नहीं सीख पाए जो उनकी बहनों की तरफ गंदी नजर से देखना था पर के भरे कॉलेज में उनकी इज्जत चलने की बात कर रहा था। सूर्यांश गुस्से में अपनी माता से कहता है और आप दिन भर किटी पार्टी करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम है? खाना आपको नहीं बनाना, घर का काम आपको? सूर्यांश गुस्से में अपनी माता से कहता है और आप दिन भर किटी पार्टी करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा काम है? खाना आपको नहीं बनाना, घर का काम आपको नहीं करना? तो आप सब लोग इतना बिजी किस चीज में रहते हैं? क्या आप घर में 2 बच्चियों का ख्याल नहीं रख सकते? आज इन दोनों में से अगर किसी को कुछ हो जाता ना तो मैं आप सबको क्या हाल करता है यह मैं खुद भी नहीं जानता। सूर्यांश का गुस्सा देखकर पूरा घर अपनी नजरें नीचे कर लेता है क्योंकि सब लोग जानते थे कि अगर किसी ने सूर्यांश से कोई बात कही तो वह क्या कर देगा ये कोई नहीं जानता था। वही सूर्यांश का गुस्सा उसके आप से बाहर हो चुका था। वही जब राघव को लगता है कि आप कुछ गलत हो जाएगा तो राघव सूर्यांश के कान में आकर कहता है राणा साहब अनिका में की तबीयत खराब है इसलिए वह आज ऑफिस नहीं आए, उनका की तबीयत खराब है। सुनकर सूर्यांश का सारा गुस्सा पल भर में शांत हो जाता है और ये देखकर पूरा राणा परिवार हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या कहा राघव ने कि सूर्यांश का गुस्सा बिल्कुल पानी की तरह ठंडा हो गया। वही सूर्यांश सीधा वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। सब लोग राघव को अपने पास बुलाते हैं और राघव से पूछते हैं तो राघव कहता है सर को मोहब्बत हो गई है और अभी सर को पता चला कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए सर सिटी ऑफिस चले गए और प्लीज आप में से कोई भी राणा सा के आगे यह बात नहीं बोलेगा कि मैं आपको बताया है वरना वह मेरी जिंदगी हराम कर देंगे और मैं बहुत जल्द आपसे उन्हें मिलवा दूंगा। लेकिन प्लीज ये बात सब लोग अपनी तक ही सेक्रेटली रखना, सर उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए खुद को भी बदलने को तैयार है। आपको पता है वह गुस्सा भी बहुत कम करने लगे हैं ऑफिस में क्योंकि वह नहीं चाहते कि हुक्मरानी सा उनसे डर जाए। पूरा राणा परिवार राघव की बात सुनकर खुश हो जाता है कि चलो उनके बेटे को किसी से प्यार तो हुआ, अब उनका बेटा भी नॉर्मल जिंदगी जिएगा, इतना गुस्सा नहीं करेगा। सब लोग खुश थे। अगर सबसे ज्यादा खुश था तो वह बहुत चारों लोग थे जिन्हें अभी सजा मिलने वाली थी। वह चारों दादा साहेब के पास जाते हैं और कहते हैं दादा साहब हुकुम ये चमत्कार हो क्या? मतलब हमेशा हुकुम अभी आए नहीं और उन्होंने आने से पहले हम लोगों को बचा लिया। सच में यार दादा साहब हुकुम वह तो हमारे लिए जीवन दायिनी बन जाएंगे अगर वह इस घर में आ गई। तभी एक कर्कश आवाज पूछता है किस टॉपिक पर बात हो रही है, जरा हमें भी कोई बताएगा? सब लोगों की सिटी पट्टी गुम हो जाती है क्योंकि राणा सा एक बार फिर वापस आ गए थे। सब लोग उनकी तरफ देखकर कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही। राणा साहब अपना फोन उठाते हुए कहते हैं आज आप लोगों को छोड़ दिया है लेकिन अगर आइंदा से ऐसी गलती हुई तो आप सब लोग समझ लीजिएगा कि मैं आप सबके साथ क्या करूंगा। और हाँ, इस बात को भूल जाएगा कि कोई भी मेरे गुस्से से आपको बचा सकता है। रात का वक्त, उसे वक्त जिस वक्त आने का और राघव की एयरपोर्ट पर थे। राघव अपने फोन से सूर्यांश को मैसेज कर देता है यानी का इस वक्त एयरपोर्ट पर है। सूर्यांश भी वही था। वह वापस आता है और अनिका के पास खड़े होकर कहता है आप यहाँ इस वक्त आप जानते हैं ना? एक नजर सूर्यांश की तरफ अच्छी और कहती है राणा साहब बस जाने ही वाले थे, हम अपनी दोस्त को छोड़ने आए थे, अभी निकलते हैं हमारे पास। और वहां से निकल जाती है। तभी सूर्यास्त हुई है और कहता है आप अकेले कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर आते हैं, चलिए आप हमारे साथ। लेकिन उनका मन कर देती है लेकिन जो बात मान जाए वह सूर्यांश राणा थोड़ी है।
सूर्यांश जबरदस्ती अनिका को अपने साथ ले जाता है। इस वक्त वह निकाह को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे फ्लैट पर ले जाने के बजाय उसे राणा महल ले जाता है। अपने सामने अनजान रास्ते को देखकर अनिका डर जाती है तो सूर्यांश उसकी तरफ बिना देखे कहता है, फिक्र मत कीजिए, आपको अपने घर ले जाना है और हमारे घर में हमारी तो बहाने हैं, मन है, दादी है, काकी सा है और हमारी बुआ सा है, हमारी पूरी फैमिली रहती है। माँ आप फिक्र न करें, आपके चेहरे को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत उदास हो, इसलिए उनका कुछ नहीं रहती क्योंकि सच में वह समय के जाने से उदास थी। वहीं अनिका अपना फोन निकालकर समय को मैसेज करती है तो समय भी उसका तुरंत रिप्लाई देता है कि वह बस थोड़ी देर में मुंबई पहुंच जाएगा। अनिका मैसेज के जरिए समय से बात कर रही थी, वहीं सूर्यांश अपनी टेढ़ी नजरों से अनिका को देख रहा था। थोड़ी देर में रानासा की गाड़ी अपनी महल के आगे रुकती है और वह बाहर निकालकर अनिका का गेट खोलते हैं, उनका भी बाहर निकलती है। वहीं अपने अपने कमरों के खिड़कियों पर खड़ा पूरा परिवार यह नजारा देख रहा था जो सूर्यांश राणा किसी के लिए रुकता नहीं था, आज भी एक लड़की के लिए गेट खोल रहा था। और जब उनका बाहर निकलती है तो अनिका की खूबसूरती में पूरा परिवार हो जाता है। अनिका थी इतनी खूबसूरत। अनिका बाहर निकालकर सूर्यांश से कहती है, आपको इतनी परेशान करने की जरूरत नहीं थी मिस्टर राणा, मैं फ्लैट पर चली जाती। सूर्यांश अनिका को अंदर आने का इशारा करता है और सर्वेंट से कहकर उसके लिए काफी बना है। वहीं अब पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा था। अनिका कौन सबको देखकर खड़ी हो जाती है और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। अनिका का पहनावा देखकर दादी सा, दादा सा, मसा, बाबा साहब, काका काकी हुआ और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आने गाने इस वक्त एक अनारकली सूट पहना हुआ था और वह उसका बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका अपने फोन पर चमक रहे नाम को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से कॉल उठा लेती है। तभी समय कहता है, कहाँ हो आप? आने का हम कहाँ होंगे, घर पर ही तो हैं। समय, अच्छा तो आपको नींद नहीं आ रही? आने का नहीं, हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही और आप बस हम तैयार होकर मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन इतनी रात में कौन सी मीटिंग होती है, अब क्या करें, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे तभी तो आपके पास आएंगे। सूर्यांश जबरदस्ती अनिका को अपने साथ ले जाता है। इस वक्त वह निकाह को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसे फ्लैट पर ले जाने के बजाय उसे राणा महल ले जाता है। अपने सामने अनजान रास्ते को देखकर अनिका डर जाती है तो सूर्यांश उसकी तरफ बिना देखे कहता है, फिक्र मत कीजिए, आपको अपने घर ले जाना है और हमारे घर में हमारी तो बहाने हैं, मन है, दादी है, काकी सा है और हमारी बुआ सा है, हमारी पूरी फैमिली रहती है। माँ आप फिक्र न करें, आपके चेहरे को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत उदास हो, इसलिए उनका कुछ नहीं रहती क्योंकि सच में वह समय के जाने से उदास थी। वहीं अनिका अपना फोन निकालकर समय को मैसेज करती है तो समय भी उसका तुरंत रिप्लाई देता है कि वह बस थोड़ी देर में मुंबई पहुंच जाएगा। अनिका मैसेज के जरिए समय से बात कर रही थी, वहीं सूर्यांश अपनी टेढ़ी नजरों से अनिका को देख रहा था। थोड़ी देर में रानासा की गाड़ी अपनी महल के आगे रुकती है और वह बाहर निकालकर अनिका का गेट खोलते हैं, उनका भी बाहर निकलती है। वहीं अपने अपने कमरों के खिड़कियों पर खड़ा पूरा परिवार यह नजारा देख रहा था जो सूर्यांश राणा किसी के लिए रुकता नहीं था, आज भी एक लड़की के लिए गेट खोल रहा था। और जब उनका बाहर निकलती है तो अनिका की खूबसूरती में पूरा परिवार हो जाता है। अनिका थी इतनी खूबसूरत। अनिका बाहर निकालकर सूर्यांश से कहती है, आपको इतनी परेशान करने की जरूरत नहीं थी मिस्टर राणा, मैं फ्लैट पर चली जाती। सूर्यांश अनिका को अंदर आने का इशारा करता है और सर्वेंट से कहकर उसके लिए काफी बना है। वहीं अब पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा था। अनिका कौन सबको देखकर खड़ी हो जाती है और सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। अनिका का पहनावा देखकर दादी सा, दादा सा, मसा, बाबा साहब, काका काकी हुआ और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आने गाने इस वक्त एक अनारकली सूट पहना हुआ था और वह उसका बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका अपने फोन पर चमक रहे नाम को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से कॉल उठा लेती है। तभी समय कहता है, कहाँ हो आप? आने का हम कहाँ होंगे, घर पर ही तो हैं। समय, अच्छा तो आपको नींद नहीं आ रही? आने का नहीं, हमें बिल्कुल नींद नहीं आ रही और आप बस हम तैयार होकर मीटिंग में जा रहे हैं। लेकिन इतनी रात में कौन सी मीटिंग होती है, अब क्या करें, अब जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे तभी तो आपके पास आएंगे। अनिका समय की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। सब लोग अनिका की तरफ देख रहे थे। तबीयत का समय से कहती है, आप जल्दी अपना मीटिंग खत्म करके आए, फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं। समय कुछ नहीं कहता और बाय कर कॉल कट कर देता है। सब लोगों के पास आती है और कहती है, आप मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे अपने फ्लैट पर ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, इसलिए मुझे फैमिली के बीच अजीब सी बेचैनी होती है। आई एम सो सॉरी, मेरी बातें आपको बुरी लग रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा से जब से जन्म हुआ है तब से मैं अकेले ही रही हूँ। ऐसा नहीं है दादी की मेरे पास फैमिली नहीं थी, मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन उसे फैमिली में मेरे लिए जगह नहीं थी, इसलिए मुझे कमरे में बंद करके रखा जाता था और आप मुझे अकेले रहने की ही आदत है। सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर राणा क्या आप मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ देंगे? सूर्यांश कुछ कहता है, तब तक हाल में एक भारी आवाज पूछता है। सब लोग उसे तरफ देखते हैं तो ये बात दादाजी की थी। दादाजी कहते हैं, चली जाएगा, लेकिन पहले आप जाकर फ्रेश हो जाए, नाश्ता कीजिए, उसके बाद जाएगा, हम आपको नहीं रोकेंगे।
अब अनिका कुछ नहीं बोल पाती है, वह हमें अपनी गर्दन हिला देती है। कनक और गौरी अनिका के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। मुझे कमरे में पहुंचते हैं अपने कपड़े बढ़ा देती है तो अनिका भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अनिका की वॉशरूम में जाने के बाद गौरी भागकर कनक के गले लग जाती है और कहती है, भाभी मुझे बहुत पसंद आई करना सच में है न, और सबसे अच्छा वह एकदम साफ बोलने वाली है, भाई की तरह वह चापलूसी वाली लड़की नहीं है ना। जैसे जब भी भाई के लिए कोई रिश्ता आता है वह लड़कियां होती है गौरी के सिर पर हाथ रख कर रहती है। लेकिन तुमने जो चीज गौर नहीं की गौरी, वह मैंने की है। उनके फोन पर जब कॉल आया था ना तो उसे पर हॉट बने हुए थे और वह उनसे इतने प्यार से बातें कर रहे थे। अगर उनके दिल में पहले से कोई और है तो वहां पर भाई साहब कभी नहीं हो सकते। कनक की बात सुनकर अब गौरी भी परेशान हो जाती है क्योंकि वह चीज तो उसने भी नोटिस की थी। फिर वह दोनों कुछ नहीं रहती और बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में अनिका का भी तैयार होकर नीचे आती है और सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। अनिका का फोन एक बार फिर बजने लगता है। उनका फोन उठाकर बात करते तो सामने से नैन्सी की आवाज आती है, मैं आ गई हूँ लेकिन आप फ्लैट पर नहीं है। अनिका, हमें किसी काम से जरा बाहर आई थी तो ऐसा करो तुम्हारे पास डुप्लीकेट की तो है ही ना, तो मुझे गेट खोलकर अंदर चली जाओ। और हाँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत बनाना, मैं कर लिया है और तुम्हारे लिए भी मैं यहाँ से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि तुम सफर करके आए हो तो थक गई होगी। और ये बताओ तुम्हारी मम्मी पापा की तबीयत कैसी है? ओके नैन्सी, तुम ख्याल रखो अपना, मैं आता हूँ 1 घंटे में। सूर्यांश समझ जाता है कि जिसका फोन आया था वह कोई और नहीं बल्कि नैन्सी थी क्योंकि उसे पता था कि वह अपने कलीग्स का कितना ख्याल रखती है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करते रहे। तभी एक बार फिर अनिका के फोन पर वाइब्रेशन हुआ। आने का मैसेज खोलकर चेक करती है। इसमें समय का मैसेज आया था, टाइम से ब्रेकफास्ट करना और हाँ लंच भी करना और लंच के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, अभी मेरी मीटिंग चल रही है और हाँ, ज्यादा तली हुई चीज मत खाना वरना आगे हमारे पेरेंट्स बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके जान, आई लव यू। मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है। दादी अनिका की तरफ देखकर कहती है, बेटा तुम क्या काम करती हो? मैं देख रही हूँ जब से तुम आए हो तुम्हारा फोन वाइब्रेट ही हो रहा है। अनिका एक नजर दादी को देखते हैं और कहती है, दादी मैं एक इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ और 1000 मीटिंग्स एंड मेल्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं। अगर आपको डिस्टर्ब होगा तो आई एम सो सॉरी, इसीलिए मैं आपको बोली थी कि मुझे मॉर्निंग में जाने दीजिए। दादी एक इंडस्ट्रीज का नाम सुनती है तो कहती है, वह वही इंडस्ट्रीज ना जो पिछले 1 साल में और सिर्फ फर्श से अर्श पर जाकर पहुंच गई और जो टॉप 5 में आ चुकी है। वह मेरी कंपनी है। बिजनेस वुमेन बना मेरी मॉम का सपना था। मेरी मॉम तो बन नहीं पाए लेकिन अपनी मॉम का सपना मैंने पूरा किया है। अगर मेरे पास रिश्तों में कुछ है तो सिर्फ मेरी मॉम है, जिनकी यादें ही काफी है मेरी जीने के लिए। उठकर खड़ी होती है और कहती है, आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जिस प्रोजेक्ट पर मैं मिस्टर राणा के साथ काम कर रही हूँ इसकी साइट देखने भी मुझे जाना है मिस्टर राणा के साथ। उससे पहले मुझे मेरे फ्लैट पर जाना है। वहां से निकल जाती है। सूर्यांश जाती हुई अनिका को बहुत गौर से देख रहा था। तभी अनिका भाग करती है और वह ऊपर कमरे में चली जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता लेकिन कनक और गौरी उसके पीछे जाती हैं। जब वह बाथरूम से बाहर आए तो उसके हाथ में मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र को देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वह दोनों अनिका की तरफ देखते हैं तो अनिका रहती है, मेरी शादी हो चुकी है, यह मेरे पति की निशानी है जो मैं गलती से बात करना भूल गई थी और मैं भी नहीं चाहती आप ये बात अपने घर में किसी को भी बताएं। ओके, और वहां से निकल जाती है क्योंकि उसने अपना मंगलसूत्र बात करते हुए अपने गले में पहनकर उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया था। एक दूसरे की तरफ देखती है और बेड पर बैठकर कनक रहती है, इसका मतलब भाई को नहीं पता है क्या अनिका जी शादीशुदा है? एल भाईसा का दिल ही टूट जाएगा। लाइफ में पहली बार तो उन्होंने कोई लड़की पसंद की है। गौरी कनक से कहती है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते दीदी क्योंकि भाई साहब के उनकी जिंदगी में आने से पहले ही वह किसी और की जिंदगी में उनकी पत्नी बन चुकी थी। अब हम ये बात किसी के सामने नहीं कहेंगे। कनक गौरी की तरफ देखकर कहती है, लेकिन हमारी फैमिली अनिका जी को अपनी बहू मान रही है तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप गौरी और कनक एक दूसरे से कोई बात नहीं करती और वह जल्दी से तैयार होकर अपने कॉलेज करने के लिए निकल जाती है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। लेकिन आज कनक और गौरी के दिमाग में सिर्फ सूर्यांश का ख्याल चल रहा था कि जिस दिन सूर्यांश को पता चलेगा कि इनका शादीशुदा है तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। उसे यही सब समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह सूर्यांश को बहुत अच्छे से जानती थी। एक बार अगर कुछ पसंद आ जाता था तो सूर्यांश हर कीमत पर उसे पकड़ रहता था क्योंकि सूर्यांश को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था और यहाँ तो वह जिंदगी में सबसे बड़ी चीज को हार चुका था उसे जीतने से पहले ही, और इस सब पर वह कैसे रिएक्ट करेगा यही उन दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था। अनिका अपने फ्लैट पर पहुंचती है तो देखी है नैन्सी उसका इंतजार कर रही थी। नैन्सी और उनका दोनों वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन आ जाने का इतना बिजी थी कि वह समय का कॉल रिसीव नहीं कर पाई, जिस वजह से अनिका को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वह समय के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। रात के 11 बजे अनिका अपने फ्लैट पर आती है। वह इतना थक चुकी थी कि उसे इतना भी नहीं बन रहा था तो जाकर कपड़े चेंज कर ले।
नैन्सी ने जबरदस्ती उसे डिनर बाहरी कर दिया था, वरना वह तो डिनर भी ना करती। अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर लेती है, फिर उठकर वॉशरूम चली जाती है और पानी टब में भरकर उसमें बैठ जाती है। पानी में बैठने के बाद अब उसे अपनी बॉडी थोड़ी रिलीज महसूस हो रही थी, तभी अचानक से अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका फोन उठाकर देखती है तो उसे पर समय का वीडियो कॉल आ रहा था। अनिका का समय का वीडियो कॉल उठा लेती है। अनिका को अपने सामने इस हालत में देखकर समय की आंखें बड़ी हो जाती हैं और समय कहता है, ये रात के 11:30 बजे, नहाने का कौन सा टाइम है? अपनी आंख बंद की हुई रहती है। मैं क्या करूं समय, बहुत थक गई हूं। आज अब तुम यहाँ होते ना तो मेरा सारा काम तुम करते थे, अब तुम तो यहाँ हो नहीं तो मुझे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। समय अनिका की तरफ देखा है और कहता है, क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हूँ, खुद को थोड़ा रिलीफ करो ना। और हाँ, ये फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इतनी रात तुम ठंडे पानी से नहा रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। चुपचाप से कमरे में जाओ और सो जाओ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अनिका बेमन से उठती है। अनिका को इस तरह अपने सामने देखकर समय की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह जानता था अभी वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उनके कमरे में जाकर समय की एक शर्ट पहनकर सो जाती है। उसने अभी भी वीडियो कॉल चालू रखा हुआ था। वही समय भी अनिका को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब समय की आंख खुलती है तो देखा है अनिका अभी भी सोए हुए थी। अनिका को देखकर वह अपना फोन चार्जिंग में इस तरह से लगता है तो उसे अनिका का रूम और अनिका साफ दिखती रहे और अनिका को उसका रूम और उसे कमरे में कुछ भी करता समय दिखता रहे। तभी अनिका की नींद खुलती है। वह सामने देखती है तो समय बिना कपड़ों के खड़ा था और कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल रहा था। ढीला होने की वजह से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। आंखें बड़ी हो जाती है। अब अनिका का गला सूखने लगता है। वह उठकर बैठी है और कॉल कट करके बाथरूम में जाकर तैयार होती है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। अनिका सूर्यांश को कॉल करती है और कहती है, मिस्टर राणा, मैं एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं आऊंगी, आप यह एक हफ्ता मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी मॉम की बरसी है और मुझे वापस जाना है और आप प्लीज ये प्रोजेक्ट डिले मत कीजिएगा। बरसी वाली बात सुनकर सूर्यांश कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस वक्त सूर्यांश खुद इतना बिजी था। एयरपोर्ट आती है, मुंबई के लिए निकल जाती है। वहीं मुंबई में समय जब फोन की तरह देखा है तो फोन कर चुका था। समय को लगता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए कट गया। वही समय तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। अनिका 4-5 घंटे में मुंबई पहुंच जाती है। पहले वह मंदिर जाकर अपनी मां की बरसी करती है और फिर शाम को वह समय के घर चली जाती है। अभी तक समय घर नहीं आया था, इसलिए अनिका अपने कमरे में जाकर बात लेकर बेड पर लेट जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। अनिका की नींद खुलती है तो वह देखी है कमरे में समय मौजूद था, लेकिन वह उसे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वह समय को आवाज देती है तो समय पीछे पलटकर की तरफ देखा है और कहता है, मुझे पता है अभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम गायब हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, जैसे तुम मेरे साथ इसी तरह रहो। समय की बात सुनकर अनिका हंसने लगती है। वह अचानक से बेड से समय के ऊपर कूद जाती है। समय हड़बड़ाकर अनिका को पकड़ लेता है, लेकिन जब समय को अनिका फील होती है तब जाकर उसे समझा जाता है कि अनिका सच में उसके पास है। समय एकदम से अनिका के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और शिद्दत से उन्हें चूमने और काटने लगता है। अनिका पूरा साथ दे रही थी समय का। नेक्स्ट मॉर्निंग जब समय की आंख खुलती है तो देखा है अनिका अभी भी सोए हुए थी। अनिका को देखकर वह अपना फोन चार्जिंग में इस तरह से लगता है तो उसे अनिका का रूम और अनिका साफ दिखती रहे और अनिका को उसका रूम और उसे कमरे में कुछ भी करता समय दिखता रहे। तभी अनिका की नींद खुलती है। वह सामने देखती है तो समय बिना कपड़ों के खड़ा था और कबर्ड में से अपने कपड़े निकाल रहा था। ढीला होने की वजह से उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। आंखें बड़ी हो जाती है। अब अनिका का गला सूखने लगता है। वह उठकर बैठी है और कॉल कट करके बाथरूम में जाकर तैयार होती है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। अनिका सूर्यांश को कॉल करती है और कहती है, मिस्टर राणा, मैं एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं आऊंगी, आप यह एक हफ्ता मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी मॉम की बरसी है और मुझे वापस जाना है और आप प्लीज ये प्रोजेक्ट डिले मत कीजिएगा। बरसी वाली बात सुनकर सूर्यांश कुछ नहीं कहता, क्योंकि इस वक्त सूर्यांश खुद इतना बिजी था। एयरपोर्ट आती है, मुंबई के लिए निकल जाती है। वहीं मुंबई में समय जब फोन की तरह देखा है तो फोन कर चुका था। समय को लगता है कि उसका फोन डिस्चार्ज हो गया होगा, इसलिए कट गया। वही समय तैयार होकर ऑफिस के लिए चला जाता है। अनिका 4-5 घंटे में मुंबई पहुंच जाती है। पहले वह मंदिर जाकर अपनी मां की बरसी करती है और फिर शाम को वह समय के घर चली जाती है। अभी तक समय घर नहीं आया था, इसीलिए अनिका अपने कमरे में जाकर बात लेकर बेड पर लेट जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कब उसकी आंख लग जाती है। अनिका की नींद खुलती है तो वह देखी है कमरे में समय मौजूद था, लेकिन वह उसे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। वह समय को आवाज देती है तो समय पीछे पलटकर की तरफ देखा है और कहता है, मुझे पता है अभी मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम गायब हो जाओगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, जैसे तुम मेरे साथ इसी तरह रहो। समय की बात सुनकर अनिका हंसने लगती है। वह अचानक से बेड से समय के ऊपर कूद जाती है।
समय हड़बड़ाकर अनिका को पकड़ लेता है, लेकिन जब समय को अनिका फील होती है तब जाकर उसे समझा जाता है कि अनिका सच में उसके पास है। समय एकदम से अनिका के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और शिद्दत से उन्हें चूमने और काटने लगता है। अनिका पूरा साथ दे रही थी समय का। समय अपना सारा प्यार एक फीलिंग्स को अनिका के साथ फूल कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था अनिका उससे मिलने राजस्थान से मुंबई आ सकती है। वही समय अनिका को अभी भी अपनी बाहों में ऐसे ही होल्ड किया, उसके होठों को शिद्दत से चूम रहा था। वक्त के साथ साथ वह और भी ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। तभी समय को एहसास होता है कि अनिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर समय अनिका के होठों को छोड़कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। अनिका लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिसकी वजह से उसका सीन तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था, जो समय को अपनी चेस्ट पर फूल हो रहा था। अचानक से अनिका की गर्दन में काट लेता है और कहता है बस ज्यादा मुंह मत करना। अब जाकर आने का कोई एहसास होता है तो वह समय के और खुद से चिपका लेती और कहती है पति हो आप मेरे, ऐसे कैसे मैं आपसे दूर जा सकती हूँ। फिर समय अनिका को खुद से दूर करके कहता है डिनर किया तुमने? अनिका नाम है। अपनी गर्दन हिला देती है उसे। समय कहता है पागल लड़की, सोना ही था तो डिनर करके नहीं सो सकती थी? अगर अभी तुम नहीं उठाती तो भूखी सो जाती, नहीं सो जाती। अनिका मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ समय की गर्दन में लपेट लेती है और कहती है आपको ना मेरा ख्याल रखने के लिए, आपके होते हुए मुझे अपना ख्याल रखने की जरूरत ही कहाँ है। समय मुस्कुराकर को अपनी बाहों में उठाकर नीचे डाइनिंग टेबल पर ले जाता है और उसे बिठाकर खुद खाना गर्म करके लाता है और एक ही प्लेट में साफ करके अनिका की तरफ पहला निवाला बढ़ा देता है। अनिका भी प्यार से निवाला खा लेती है क्योंकि भक्तों से भी लगी थी। अनिका समय को खाना खिलाती है उसे। समय अनिका को ऐसी एक दूसरे को खिलाते हुए वह दोनों अपना डिनर फिनिश करते हैं। मैंने एक फैसला किया है। समय समय हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अनिका रहती है मैं चाहती हूँ कि राजस्थान वाला प्रोजेक्ट मैं माही को दे दूं। माही वह प्रोजेक्ट संभाल लेगी। वह मेरी दोस्त होने के साथ साथ मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान और प्रोजेक्ट वही देखे और मैं यहाँ मुंबई वाले प्रोजेक्ट देखूंगी। समय अनिका के पास जाकर कहता है जो तुम्हें ठीक लगे अपने बिजनेस के लिए तुम बुक करो। माही को कह देती है कि वह कल सुबह ही राजस्थान चली जाए क्योंकि राजस्थान में आप लाभ प्रोजेक्ट उसे ही हैंडल करना है। अनिका से कहती है कि वह अभी नहीं जा सकती, एक हफ्ते बाद जाएगी। एक हफ्ते तक अनिका एडजस्ट कर ले क्योंकि उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है और उसके बाद ही वहां जाएगी क्योंकि फिर वहां उसे आने का टाइम नहीं मिल पाएगा। माही की बात मान जाती है और पुरुषों में से कहती है मुझे कल सुबह जाना होगा, फिर मैं एक हफ्ते बाद आ जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। समय कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता था बिजनेस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सभी को करना पड़ता है। इसीलिए वह भी अनिका को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर ले जाता है क्योंकि अनिका को फील करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग अनिका राजस्थान के लिए निकल जाती है और वहां से सीधा वह अपने ऑफिस जाकर अपने काम में लग जाती है क्योंकि वह चाहती थी एक हफ्ते में वह इतना काम तो कर ही ले कि वह थोड़ा बहुत माही का लोड कम कर दे। तभी अनिका का फोन बजता है। अनिका देखी है उसे पर दादी माँ फ्रेश हो रहा था। आने का कॉल उठाकर रहती है जी दादी कहिए। दादी बेटा आज गणगौर है, आज के दिन लड़की व्रत करती है, यह अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अगर यह व्रत रखना चाहती हो तो रख सकती हो, तो तुम यही आ जाना, यहीं पर सब लोग पूजा कर लेंगे। अनिका कुछ सोचती है और कहती है ठीक है मैं आज जाऊंगी। शाम को ऑफिस के काम से फ्री होकर अनिका राणा महल चली जाती है। जब वो पहुंचती है तो पूरे राणा महल को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था आज यहाँ किसी की शादी है, लेकिन अनिका इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह अंदर चली जाती है। अंदर सब लेडीज मेहंदी लगाई बैठी थी। तभी दादी कहती है कि करना अनिका के हाथ पैर मेहंदी लगा दो, कल उसका व्रत है ना और मेहंदी आज ही लगेगी। अनिका भी अपने दोनों हाथ आगे करके बैठ जाती है। कनक और गौरी अनिका के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाने लगते हैं। कनक अनिका की तरफ देखकर जोर से कहती है आप अपनी मेहंदी में किसका नाम लिखवाना चाहते हैं? अनिका धीरे से कनक के कान में रहती है। समय वही यह नाम सुनकर कनक और गौरी एक दूसरे को देखने लगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि समय अनिका के पति का नाम है। घर में किसी ने नहीं सुना था कि इनका ने अपनी मेहंदी में किसका नाम लिखवाया है, लेकिन वही ऊपर खड़ा सूर्यांश ये सब कुछ देख रहा था। उससे लग रहा था कि अनिका ये सब कुछ उसके लिए कर रही है। उसे गलतफहमी हो गई थी जो दादी के बुलाने पर उनके यहाँ एक बार में आ गई थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था अनिका पहले से किसी और की हो चुकी है। रात हो जाती है और सब लोग अपना अपना डिनर करके कमरे में सोने चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद अनिका का फोन बजने लगता है। अनिका फोन उठाकर वीडियो कॉल पर बात करने लगती है और समय को अपने हाथ की मेहंदी दिखाई है। समय अनिका की मेहंदी में अपना नाम देखा है, खुश हो जाता है और उनका उससे रहती है कल मेरा गणगौर का पहला व्रत है और मैं चाहती हूँ आप कल मेरा व्रत खुल रहा है। समय कहता है क्या तुम राणा फैमिली के सामने हमारे रिश्ते को जाहिर करना चाहती हो? अनिका हाँ, ये लोग मुझे अपने लगते हैं और मैं अपने रिश्ते को इन लोगों के सामने जाहिर भी कर दूंगी ना, तभी मुझे कोई परेशानी नहीं है। समय ओके कह देता है।
बात करते करते ही सो जाती है। जब कनक अनिका को देखने आती है तो देखी है अनिका का फोन चालू था। जब वो उनका के फोन पर देती है तो वहाँ एक लड़का अनिका की तरह आंख बंद करके सोया हुआ था। कनक समझ जाती है कि अनिका पति समय है। वह अनिका के फोन को ऐसे ही छोड़कर वहां से बाहर चली जाती है और जब अपने कमरे में आती है तो गौरी कनक की तरफ अच्छी है तो कनक रहती है बस भाई सा ये समझ जाए कि अनिका दीदी उनकी नहीं है, क्योंकि अनिका दीदी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। अभी मैं देख कर आई दोनों बात करते करते ही सो गए थे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अब ये तो भाई साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर वह दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे राणा महल में जोर जोर से आज के व्रत की तैयारी चल रही थी। पूरे दिन ऐसे ही चलता है। शाम को सब लोग तैयार होने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दादी का लाया हुआ जोड़ा दादी अनिका को देता हूँ, लेकिन जोड़ा नहीं पहनती क्योंकि समय ने उसको पहले ही एक जोड़ा भिजवा दिया था। अब वह अपने पति का दिया हुआ जोड़ा पहनकर दादी का दिया हुआ। अनिका तैयार होकर जब बाहर आती है तो सबकी नजरें अनिका पर ही अटक जाती हैं, लेकिन दादी का चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि अनिका दादी का दिया हुआ जोड़ा नहीं पहना था। लेकिन दादी कुछ नहीं रहती, अनिका को नीचे आता हुआ देखकर ही खुश हो जाती है और अपनी पूजा करने बैठ जाते हैं। अपनी पूजा करने के बाद बाहर आती है जहां सब लोग शाम को देखकर अपने अपने पति का चेहरा देखकर व्रत खुला रही थी, लेकिन समय अभी तक नहीं आया था, इसलिए अनिका अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। पूरे राणा परिवार ने अपना व्रत खोल लिया था, लेकिन अनिका अभी भी वैसे ही गार्डन में बैठी थी। सूर्यांश अनिका के पास आता है और कहता है ये लीजिए पानी पी लीजिए, यह मिठाई खा लीजिए, क्योंकि पूजा आप कर चुके हैं तो आप व्रत भी खोल लीजिए। उनका एक नज़र सूर्यांश को देखते हैं और कहती है नहीं मैं भी व्रत नहीं खोलूंगी, लेकिन सूर्यांश जबरदस्ती उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है। तभी एक हाथ जाकर सूर्यांश के हाथ को पकड़ लेता है। वही पूजा में आए हुए सारे लोग सूर्यांश की तरफ देख रहे थे। तभी किसी का सूर्यांश का हाथ पकड़ना देखकर सब लोग सत्य में आ जाते हैं। जब सूर्यांश पीछे पलट कर देता है तो उसके पीछे समय खड़ा था। समय को देखकर सूर्यांश हैरान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया था। वही समय को आया हुआ देखकर उनका खुशी से समय के गले लग जाती है और कहती है अपने आने में इतनी देर क्यों कर दी। पूरे परिवार को और सूर्यांश को भी समझ नहीं आ रहा था कि अनिका समय के आने से इतना खुश क्यों है। समय और राणा परिवार का एक रिश्ता था जिसके बारे में अभी तक अनिका नहीं जानती थी। मैं जब आ रहा था ना तो एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे अस्पताल छोड़ने गया, फिर वहां उसका इलाज हुआ, वह ठीक था। तुम्हें पता है उसकी बीवी मुझे भर भारद्वाज दे रही थी और कह रही थी कि मैं जिस भी शादी करूंगा ना वह बहुत किस्मत वाली होगी। सुनकर मुस्कुराने लगती है। तभी आने का समय को लेकर वहां आती है जहां पूजा हो रही थी। उनका समय को खड़ा करके चलने से समय का चेहरा देखकर चांद को देखते हैं। वही गैस देकर सब लोग दंग रह जाते हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। वही सूर्यांश की आंखों में आग जल रही थी। समय की आरती करके उसके पैर छूती है। तभी समय उसकी थाली में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसकी मांग भर देता है। ये देखकर दादी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और पूरा परिवार शक्ति में आ जाता है। सुबह गौरी और कांच को छोड़कर, क्योंकि उन दोनों को तो पता ही था कि आने का शादीशुदा है, लेकिन समय कौन है ये वह नहीं जानती थी। समय मिठाई खिलाकर अनिका को पानी पिलाता है। तभी सूर्यांश जाकर अनिका का एक हाथ पकड़ लेता है और कहता है यह आप क्या कर रही हैं, यह व्रत कुंवारी लड़कियां अपने लिए करती हैं, किसी और के लिए नहीं। अनिका अपना हाथ सूर्यास्त के हाथ से छुड़ाकर रहती है। यह व्रत मैं अपने पति के लिए किया था और समय मल्होत्रा मेरे पति हैं और अपने पति के हाथों से व्रत खुलवाना कोई बुरी बात तो नहीं है। यहाँ दादी सा आंटी जी सबने अपने पतियों से बात करवाया है। पति सब सुनकर सूर्यांश के ऊपर एक बिजली गिर जाती है। तभी आने का समय का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने लाती है और कहती है दादी यह मेरे पति हैं, समय उनके लिए व्रत किया था। मैं यहाँ सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए आई, वरना मैं अपने समय को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अनिका के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है तुम जाकर अपना सामान लिया, उसके बाद हम लोग घर चलते हैं। उनका हाँ बोलकर घर के अंदर चली जाती है। वही दादी जाकर समय के चेहरे पर हाथ रखकर रहती है। इतने साल बाद आया है। समय दादी का हाथ अपने चेहरे से हटा देता है और कहता है मैं यहाँ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी के लिए आया था, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बुलाया था, वरना मैं आपकी दहलीज पर कभी कम ना रखना। मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, तो इस घर की दहलीज पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। सूर्यांश भी समय को देख रहा था। सूर्यास्त समय की तरफ देखकर कहता है शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, किसी को एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। समय सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है अब मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं शादी कर ली, आपको क्यों बताऊं कि मैं किसके साथ हूं। आप लोगों ने मेरी उसे वक्त सुनी थी जब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की जरूरत थी। आप लोग मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जब अपने 15 साल के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया था, और एक बार उसे वक्त में कुछ भी नहीं किया था। ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं आप लोगों को जिंदगी भर दर्द गम और दिल में देखना चाहता हूं। खुद को राजस्थान का हुकुम सा कहते हुए
अपने छोटे भाई की सच्चाई का भी पता नहीं कर सके। मैं तुमसे छोटा जरूर था सूर्यांश, लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि मैं खुद के लिए स्टैंड ना ले सकूं। मैं 15 साल की उम्र से लोगों के घर में काम करके, होटल में काम करके अपनी जिंदगी बताई है, और अब मेरी जिंदगी में खुशी की एकमात्र भजन मेरी बीवी उनका है, और तुम्हारी नजर मेरी बीवी पर है। ये बात मैं बहुत पहले समझ गया था। इस नजर को काबू रखो, क्योंकि वह तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है, और राजपूतों में तो छोटे भाई की बीवी को बहन कहा जाता है ना। इसलिए तू रहना उसे, वरना आज तक तुमने सिर्फ समय का गुस्सा देखा है। समय समय की मतलब खेल नहीं पाएंगे आप लोग। कनक और गौरी समय के आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आप हमारे समय भाई साहब हैं ना, जिनके बारे में हमें मन बताया था। समय उन दोनों की तरफ देखा है और उन दोनों के सर पर हाथ रख के कहता है, अपना ख्याल रखना, लेकिन मुझे कोई रिश्ता मत छोड़ना, क्योंकि इस घर से रिश्ता मेरा बहुत पहले टूट चुका था।